स्पीकर साहब शुक्रिया। मैं शुरू वहाँ से करूँगा जी जहाँ से ख्वाजा आसिफ ने इख्तिताम किया है, और इनकी दुआ के साथ मैं अपनी दुआ भी शामिल करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज भी रखे, और जो लोग इस वबा का शिकार हो गए अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब भी करे। और ख़ुसूसी तौर पे हमारे इस हाउस के कॉलीग्स जो हैं, शेख रशीद साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, एहसन इकबाल हैं, और लोग हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। मैं इसी दुआ से बात करना शुरू करना चाहता हूँ। थीम तो बजट की है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा साहब ने बात कोरोना से शुरू की और कोरोना पे ख़त्म की, तो चले मैं मेरे ख्याल में पे थोड़ी सी शुरू में इसकी बात कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो उस नाकिस पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है और लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुझे पता है कि इमरान खान जो हैं वो ऑपोजिशन के औसान पर सवार रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सवार होते हैं कि इनके ख्याल में बरतानिया में भी इमरान खान की हुकूमत है, अमेरिका में भी इमरान खान की हुकूमत है, इटली में भी इमरान खान की हुकूमत है, स्पेन में भी इमरान खान की हुकूमत है, भारत में, बांग्लादेश में। जनाब 180 से ज़्यादा ममालिक के अंदर ये वबा फैली हुई है। इत्तलान अर्ज है कि उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। खुशकिस्मत सिर्फ पाकिस्तानी है। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ये तो उन्होंने बताया कि गलत क्या है, लेकिन खुलकर ये नहीं बोला कि ये चाहते क्या हैं। ख्वाजा साहब, क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर, कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो, ये जो गरीब ताजिर, छोटा ताजिर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलना चाहता है इसको घर पर बंद कर दो। बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रैटेजी है क्या। हमारी कहते गलत मैं भी आता हूं, क्योंकि भारत खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े दिल के करीब है, इनके लीडर का करीब तरीन साथी, निजी घर की महफिलों में जहां देरीना साथी नहीं बुलाए जाते थे वहां मियां नवाज शरीफ जो है नरेंद्र मोदी को घर बुलाते थे। उस नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, और दोनों पहलू की बात करेंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगा स्पीकर साहब इसके ऊपर, जरा जायजा ले लेना कि इनके जो रोल मॉडल हैं, जाहिर है इनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी ज्यादा कामयाब है, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है। हम जरा उस स्ट्रैटेजी का सेहत के ऊपर, भारत के अवाम के क्या असर पड़ा और मईशत के ऊपर, उनकी रोजगार के ऊपर क्या हुआ, ये जरा दोनों देख लेते हैं। 17 मार्च को जनाब भारत की हुकूमत एक एडवाइजरी इशू करती है। उस वक्त 137 केस थे मुल्क के अंदर। 8 दिन के बाद 25 तारीख को 653 केस थे पूरे भारत में। याद रखें 653 केस। दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन में से एक का ऐलान कर देते हैं। ऐलान ऐसे करते हैं कि हजारों नहीं, लाखों लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। कोई 100 मील, कोई 200 मील चल के जाता है। इतना सख्त लॉकडाउन। मसला तो हल हो गया होगा, उसके बाद तो कोरोना फैलना बंद हो गया होगा। 653 केस जिस दिन लॉकडाउन लगा 25 मार्च को, 1 जून को भारत की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा लॉकडाउन अब हम आगे नहीं चला सकते। तो जाहिर है 653 थे तो अभी तक तो खत्म हो गए होंगे ना। 25 मार्च से शुरू किए हुए, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 1 जून आ गई, अभी तक तो कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन यह क्या हुआ कि 1 जून को भारत में 1,98,317 लोग कोरोना के शिकार थे। मुल्क में लॉकडाउन था, 1,98,317 लोग कोरोना का शिकार थे। जिस दिन लॉकडाउन किया उस दिन तक भारत में 12 लोगों की मौत हुई थी। 12 लोग जिस दिन लॉकडाउन लगा। जब तक लॉकडाउन उठाया 5,608 लोगों की मौत हो चुकी थी। मुझे ख्वाजा साहब ने अभी मेरी एक ट्वीट कल की पढ़ के बताई, वो ट्वीट पूरी नहीं बताई, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि मैंने उस ट्वीट के अंदर लिखा था कि 14 मई से 14 जून जिस एक माह के अंदर ये कहा जाता है कि जी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से बहुत ज्यादा फैलाव हुआ,
और फैला हुआ भी 242% इजाफा हुआ अमवात के अंदर। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक पढ़ के दिखाया, ये नहीं उन्होंने पढ़ा कि उसके साथ मैंने क्या लिखा था। उसी 14 मई से 14 जून लॉकडाउन वाले भारत के अंदर 258% अमवात में इजाफा हुआ। ये नाकाम पॉलिसी है, ये तमाम दुनिया के अंदर नाकाम हो गई। अमेरिका जहां पे एक दिन में 3-3 हजार केस हो रहे थे और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, वहां पे 42 स्टेट्स ने पाबंदियां खत्म कर दी। वो नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन इनके पसंदीदा नरेंद्र मोदी के भारत में क्या हुआ, मेरे अल्फाज ना सुनिए। प्रणब प्रधान नाम है, बर्कले के अंदर ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा, बाय इम्पोजिंग वन ऑफ द हार्शेस्ट कोविड लॉकडाउन्स, दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन लगाने की वजह से Moody has inflicted unprecedented damage on India's economy on the poor. मोदी ने इंडिया की मईशत पे कारी ज़र्ब लगाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ख़ास तौर पे इंडिया के गरीबों के ऊपर। कुछ अदादो शुमार के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रणब प्रधान कह रहे हैं, 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन गया। 12 करोड़ लोग। नतीजा क्या निकला, आधी आबादी, प्रधान साहब के मुताबिक, बर्कले के इकोनॉमिस्ट हैं, आधी आबादी यानी 65 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और उनमें से वो कह रहे हैं विद मेनी अप्रोचिंग स्टारवेशन लेवल्स, यानी भूख इतनी कि मौत का सामना है उनको। ये है वो स्ट्रेटेजी जो ये चाहते थे कि हम फॉलो करें। हमने क्या किया बेबी, मैं आगे जाके इसको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा कि वापस खड़े हो के कोई ना कोई तो अपोजिशन का लीडर पाकिस्तान के सफेद पोश और पाकिस्तान की गरीब की आंखों में आंखें डाल के बताए कि हम तो अमीर हैं, हम तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोजगार मिलने के लिए बाहर जाना पड़े या ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने घर में कैद कर देना चाहिए। बजट के ऊपर बात करते हैं जी। बजट पे ख्वाजा साहब ने कहा कि एक चीज से आपको पता चल जाएगा कि मईशत के अंदर क्या हुआ और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी, और वो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के नंबर देख लें। हमाद अजहर साहब यहां बैठे हुए हैं, ये भी रेवेन्यू के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं सर। जिस वक्त, और इन्होंने क्या कहा, याद करें इन्होंने क्या कहा, 5 साल में 40 से 50% इजाफा किया रेवेन्यू में। ये ख्वाजा साहब ने हमें बताया, ख्वाजा साहब बता रहे हैं, जरूर यकीनन ठीक बता रहे होंगे सर। यहां पर फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था। फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। कोरोना ने क्या किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, उधर तो उस पर तो आप आदादो शुमार आप मानेंगे नहीं। आज की रिपोर्ट पढ़ लें, अप्रैल के महीने में बरतानिया की मईशत 20% कम छोटी हुई है। तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। बरतानिया जैसा सैकड़ों साल पुराना मुल्क, आज तक तारीख में कभी एक महीने के अंदर 20% मईशत उनकी छोटी नहीं हुई। अमेरिका 4 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार से हाथ धो बैठे। बरतानिया की मैं पहले कहानी सुना चुका हूं। तो ये अब जो आदादो शुमार देख रहे हैं ये वो हैं जो कोरोना के बाद के हैं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ की जो अवाम में मकबूलियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और इनके सपोर्टर जो हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं ये भी जो है ना, ये भी अब डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे। यही वो लोग हैं जिन्होंने 1996 से बोलना शुरू किया ये क्रिकेटर है इमरान खान, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। 2002 में एक सीट थी, मुझे याद है मैं 2012 में, आज से 8 साल 8.5 साल पहले स्पीकर साहब मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो लोगों ने मुझे कहा तुमने असगर खान की पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो असगर खान नहीं, मैंने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा इसका भी हशर वही होना, ये तकरीरें करता रहेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, वो हुकूमत इतनी कामयाबी से चलाई कि वो सूबा जिसमें आज तक कोई, वो पूछ रहे थे अपनी कारकर्दगी बताओ, जरा अपनी कारकर्दगी बताते हैं। 5 साल हम यही सुनते रहे, खत्म हो गए, डूब गए, परवेज खटक नाकाम हो गया। अभी अंदर बैठे थे इधर, कितने परवेज खटक चले गए, परवेज खटक नाकाम हो गया, ये तो सीट वापस नहीं मिलेगी।
वो सूबा जिसमें दोबारा कभी हुकूमत दोबारा नहीं बनी थी, 2/3 अक्सरियत से वापस इलेक्ट होके आए। और मुझे, अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर होता तो मैं तो आज ख्वाजा साहब की तकरीर सुन के डर जाता, क्योंकि ख्वाजा साहब की तारीख ये रही कि ख्वाजा साहब ने एक दिन तकरीर की, ये 2013 के इलेक्शन से पहले। सर जी हौसला पैदा करें, हमने बड़ी 1 घंटे बड़ी बातें सुनी है, हमारे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, आराम से गौर से सुने, हर एक को मौका मिलेगा। और तमुल से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की है, किसी ने नहीं कोई दरमियान में इंटरप्ट किया। आपसे भी मेरी तमाम से गुजारिश है कि जो भी चाहे अपोजिशन से चाहे हुकूमती बेंचों से कोई भी स्पीच करे, आप तमुल से सुने। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून की ना बात करूं, थोड़ा मैं पीपल्स पार्टी की भी तारीख याद दिलाऊं, दिला दूंगा। ख्वाजा साहब ने तकरीर की जी, उन्होंने कहा ये शौकत खानम पे इल्जामात लगा दिए कि शौकत खानम के अंदर जो फाइनेंशियल जो है वो इंटेग्रिटी नहीं है, वहां पे अवाम का माल। जो हमला किया ख्वाजा साहब ने, उसका नतीजा ये निकला, उसके चंद दिन के बाद रमजान था, रमजान में सबसे ज्यादा पैसा आता है। शौकत खानम की तारीख में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा उस साल दिया। फिर उसके बाद इसी हॉल में इस कुर्सी पे खड़े होके मियाँ साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियाँ साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तरीके इंसाफ की कह रहे मकबूलियत खत्म हो गई है, मुझे डर ये है कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। फिर ख्वाजा साहब ने एक बड़ा जायज सवाल पूछा जी, ये सवाल इनका बिल्कुल जायज था। इन्होंने कहा यार ये बताओ, कोरोना तो बाद में आया, मईशत तो उससे पहले तबाह हो चुकी थी। मैं रिपीट करता हूं, अल्फाज दोहराता हूं, उनका एक चीज ऐसी नहीं थी, एक चीज ऐसी नहीं थी जिससे पता चले कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जनाब पहली चीज रेवेन्यू, मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज में बेहतरी नहीं। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं, वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नजर नहीं आया। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई, बल्कि जो 163 164 पे पहुंच गया था, वहां से वापस 154 155 में आ गया, लेकिन एक चीज की बेहतरी नहीं नजर आई। एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद हुकूमत का कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी। 5 साल में वो एक्सपोर्ट सालाना बुनियाद के ऊपर 4.5% इजाफा हो रहा था, और जो लेटेस्ट महीना आया था उसमें पहली दफा 6 साल में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 11% इजाफा हो रहा था। जो इंपोर्ट थी, जो बाहर से आता है इधर माल, उसमें कमी हो रही थी। ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मजमूई खसारा होता है बैरूनी, उसमें 73% बेहतरी नजर आ रही थी, लेकिन ख्वाजा साहब तक खबर नहीं पहुंची। वो एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है, 2/3 पाकिस्तान का उससे रिश्ता है। 2.8% इजाफा हुआ इस साल, पिछले साल 0.6% हुआ था। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अभी और लंबी फहरिस्त है, मैं और बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो कोरोना से पहले मईशत के इस्तेकाम की गवाही दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं इसका बड़ा टेक्निकल किस्म का जवाब दूं, फिर मैंने कहा छोड़ें जी, क्या टेक्निकल बातों में क्या जाना। मैं सिर्फ आसान सा मुस्लिम लीग नून की जो मईशत थी उसका जो नजरियाती जो असास था वो मैं आपको बता दूं, और वो जो है मिर्जा गालिब के पास से आया था जी। मिर्जा गालिब कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हां रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कर्जे ले लेके मईशत को उधर ला के खड़ा कर दिया कि अभी हुकूमत नहीं बदली थी, अभी हुकूमत नहीं बदली थी। इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई, मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। उन्होंने
जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर दिसंबर से जुलाई 22 रुपया गिर चुका था, सिर्फ 7 महीने के अंदर। उसके बाद से तो रुपए की कदर में इस्तेकाम आया है शुरू में गिरने के बाद। फिर जनाब पीएसडीपी की बात की गई। चले वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी में बता देता हूं। किसी ने गलत नंबर दे दिया, ख्वाजा साहब को 750 अरब नहीं था, 661 अरब रुपए था पिछले साल। मैं इस साल अभी आता हूं, मैं आखिर आपको असल तो मैं बात इस साल के तरक्याती मंसूबों की बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जवाब दे जाऊं। कौन बाहर से पैसा लेकर आया, बड़ा जबरदस्त सवाल है सर, और मैं इंडोर्स करता हूं ख्वाजा साहब की डिमांड को। बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के सामने तमाम हकाइक आने चाहिए। 2014 2015 हम आपको शायद याद हो, 2014 या 15 के अंदर डॉलर बॉन्ड किए गए थे, बाबर वान साहब को याद है। 5 साल अवाम पूछती रही, यार ये बता दो खुदा का वास्ता ये डॉलर बॉन्ड खरीदे किसने। 5 साल जवाब नहीं आया। बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं, वो भी फहरिस्त लेके आ जाए जिन्होंने इस वक्त लिए, उनकी भी फहरिस्त लेकर आ जाते, दोनों की फहरिस्त सामने रख लेते। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ईसीएल पे डाल दें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनान ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो वैसे फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या। फिर एक और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जमीन से रिश्ता, और मैं इनका शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया उनमें मेरी भी बात की कि जिनका जमीन से रिश्ता है, ख्वाजा साहब का भी जमीन से रिश्ता है, और वाकई में ये बड़ी अहम चीज होती है। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए इनके साथ, इनके लिए भी है, और मेरे जो दाएं बैठे हुए उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दे। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। बहुत जरूरी, जमीन से रिश्ता बड़ा जरूरी है। दोहरा इंसाफ की बात की गई, दोहरे इंसाफ की बात की गई। वाकई में यह सवाल बड़ा वैलिड है। अगर दोहरा इंसाफ है तो बड़ा जुल्म है, तो नहीं होना चाहिए। अगर वही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बुलाता है और उससे बोलता है कि यार तुम पब्लिक ऑफिस होल्डर तो कभी जिंदगी में नहीं रहे हो, ना तुम्हारी कोई बड़ी कंपनी है, ना तुम्हारे पास कोई बड़े बड़े अकाउंटेंट्स थे, लेकिन 8 महीने उससे सवाल पूछता रहता है, अच्छा ये बताओ जो तुम पैसा बाहर से पाकिस्तान लेके आए थे, पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके गए थे, जो तुम बाहर से पाकिस्तान पैसा लेके आए थे वो कैसे लाए थे, किस अकाउंट से आया था। अच्छा तुम्हारे पास फ्लैट था, कब खरीदा था, 1973 में, 1983 में खरीदा था, 1983 में कैसे खरीदा था, उसकी रसीदें ला के दो, अपने टैक्स रिटर्न बताओ। उस आदमी ने 8 महीने जवाब देता रहा। 8 महीने जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है। आप यहां पे इस कुर्सी पे खड़े होते हैं और कहते हैं हुजूर ये हैं वो जराए, और जब पहुंचते हैं आप सुप्रीम कोर्ट तो आप बोलते हैं वो तो ऐसी खाली कागज से मैंने दे दिया, आप सीरियस क्यों लेते हैं। आप वहां कतरी खत लहराने शुरू कर देते हैं। आपसे 1.5 साल पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट। मुझे आखिरी दिन याद है, एक जज साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भाई जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर है वो उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, लेकिन उनकी ये दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का, लेकिन वो बात मुझे अभी तक उन्होंने आखिरी दिन पूछा कि हम आपसे महीनों से एक सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब, आपका क्लाइंट हमें एक कागज तो दिखा दे जिससे आपका केस प्रूव होता है। एक कागज नहीं दे सके। सर ये दोहरा मेयार नहीं है, ये एक ही मेयार है। जो सच की बात करता है, जो सवाल का जवाब सीधा देता है, उसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कहता है, और जो राय फरार इख्तियार करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर गॉडफादर से तशबीह देता है। दोहरे मेयार की बात नहीं है, ये एक ही मेयार है। नैब बड़े लंबी फहरिस्त सुनाई गई, जाहिर है कोई खुशी की बात नहीं है। अगर कोई भी ऑनरेबल मेंबर यहाँ का नैब की जद में आता है, जेल में जाता है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है।
मेरे ख्याल में बुल्ले शाह ने कहा था दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन सर मेरे दो मासूमाना सवाल है, वसीम बदामी से चुराया हुआ जुमला, मासूमाना मेरे दो सवाल है। क्या नैब का कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है, क्या इस कानून को बनाने में तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा था, या ये तमाम कानून जो बना हुआ है ये इस तरह बैठे हुए लोगों का बनाया हुआ है? दूसरा मासूमाना सवाल, जो नैब के इदारे को चला रहे हैं, क्या वो इमरान खान का अपॉइंटी है? क्या वो तहरीक इंसाफ का लगाया हुआ बंदा है, या इस तरफ बैठे हुए वजीर आजम उस वक्त के और उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अपॉइंटी हैं? कानून आपका है, उस कानून को नाफिज करने वाला आपका अपॉइंटेड है, और इल्जाम डालते हैं इमरान खान के ऊपर। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश मत करें। एक और बड़ी खूबसूरत बात की ख्वाजा साहब ने, जो इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं वो बुज़दिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सिर्फ इक़्तिदार नहीं, जो पैसे से मोहब्बत करेगा, जो इक़्तिदार से मोहब्बत करेगा, जो भी किसी दुनियावी चीज से मोहब्बत करेगा वो कमजोर हो जाता है, वो बुज़दिल हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने 2 साल देखी। टीवी पे एंकर चला चला के थक गए, जो प्रोग्राम में जाते थे मुस्लिम लीग नून वालों को, उनको वही तकरीरें सुननी पड़ती थी। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं उन फ्लैट्स के बारे में, उनके बारे में हुसैन नवाज ने क्या कहा, उनके बारे में चौधरी निसार ने क्या कहा, और पता नहीं किस किस लीडर ने क्या कहा। एक एक बंदा गवाही देता है कि ये फ्लैट मियाँ साहब के हैं, और मियाँ साहब एलानिया वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा इन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। 2 साल ये चलता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तो वाकई में इक़्तिदार की मोहब्बत जो है बुज़दिल कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी, और ये तारीखी तौर पे ये हकीकत है कि बाप और बेटे का रिश्ता जो है ना, वो भी रास्ते में नहीं आता जब इक़्तिदार की जंग होती है। और वही हमने देखा। सर जो बजट पे तकरीर की गई है उसी बजट की तकरीर का जवाब दे रहा हूं मैं, कोई इंडियन असेंबली की स्पीच का जवाब नहीं दे रहा। जो बातें की गई हैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। वो कहते हैं ये बाप ने बेटों को कत्ल कर दिया, बिल्कुल तारीखी हकीकत है। इसीलिए जब मियाँ साहब के इक़्तिदार की जंग आई, पहले उन्होंने अपने मरहूम वालिद को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी वो उनसे पूछो, वो 70s में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और जब बिल्कुल ही आखिर में केस फंस गया तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बात डाल दी कि तो मेरे बच्चों के असासे हैं। वाकई में बड़ा ये संगदिल होता है इक़्तिदार, ये ना बाप को देखता है ना बेटे को देखता है। इंटरव्यू देने की बात की सर, जिन्होंने सियासत में अपना मुकाम ही इंटरव्यू दे के बनाया हो, जिन्होंने अपना सियासत के अंदर मुकाम ही मेजर और कर्नल और ब्रिगेडियर के दफ्तर बाहर बैठ के और उनके लिए फल फ्रूट ले जाके बनाया हो, उनको वाकई में हर शख्स ऐसे ही लगता है कि वो इंटरव्यू दे के आया है। इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद इधर पहुंचा है, उसने आपको टेक ऑन किया है, उसने हर पाकिस्तान के माफिया को टेक ऑन किया है और पाकिस्तान की अवाम की ताकत पर इस इक़्तिदार में पहुंचा है। बेनामी वो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं सारी। यार अपनी अपॉइंटमेंट का मलबा हम पे ना डालो यार। अच्छा जी, फिर बेनामी कहते हैं जनाब, मुझे तो मैं सरप्राइज हो गया, कहीं पता नहीं कोई मियाँ शहबाज शरीफ के साथ कुछ थोड़ा शायद टेंशन ना चल रही हो। सर अभी उनके नौकरों के अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकले, इसको बोलते हैं बेनामी। ये कानून की डेफिनेशन है बेनामी की। तो वाकई में बेनामी बड़ी खतरनाक चीज होती है, और जो बेनामी काम करते हैं अब वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम भी है। पहले ये कानून नहीं था, अब कानून के मुताबिक मुजरिम है। एजुकेशन हेल्थ का बांग्लादेश का जिक्र किया। मैं आखिर में बड़ा क्विकली सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मैं हाईलाइट्स बताऊंगा आपको हमारे अगले साल के मंसूबों की, उसके अंदर मैं इसका जवाब दे दूंगा। इंपीरियल की स्टडीज, सर मुझे एक चीज पे बड़ा इतराज है। बहुत सारी बातें भी जो तनकीद की ख्वाजा साहब ने, ये ख्वाजा साहब की दिल की आवाज़ है, इनकी सोच है, मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ। ये ख्वाजा साहब की सोच है और इनको एक हक बनता है, और एक आज़ाद शख्स के होते हुए इनकी सोच जो है वो
मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उससे इख्तलाफ करता हूं लेकिन मैं एहतराम करता हूं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने स्टडी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेके शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडियोमोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है, कंजर्वेटिव रख के करते हैं। पीटीआई वाले समझते हैं कि वो सर्वे कराने वाली कंपनी पीटीआई की हक में नहीं है, मुस्लिम लीग के नून के हक में। उस सर्वे के मुताबिक हमें यह पता है कि पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान ने पिछले 3 महीने क्या किया है। 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। बिलियनियर्स हु फ्लेड पाकिस्तान के जी भाग गए, अरबपति जो हैं वो भाग गए। बाकी सर बाकियों को तो पता नहीं, एक आजकल अरबपति जरूर हैं जो हमें कॉफी पीते हुए और चहलकदमी करते हुए लंदन में नजर आते हैं, तो उनको यकीनन वापस आना चाहिए। उनके मुल्क में मुश्किल हालात हैं इस वक्त, उनको यहाँ होना चाहिए। एक मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई के बहुत दोस्त भी हैं जी, तो मैं सियासी मुखालफत अलग लेकिन इनका ज़ाती तौर पे एक एहतराम भी है। तो मैं एक इन्होंने बात की थी जिसमें मैं हंस पड़ा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम देंगे जनूबी पंजाब। ख्वाजा साहब 1983 से लेके 2018 तक 35 साल या वफाक में, या सूबे में और कई मुकामात पे, दोनों पे आपकी हुकूमत थी। इंतजार किस बात का था? 35 साल गुजरने के बाद खुदा का वास्ता ये ना कहे हम देंगे। इंशाल्लाह देंगे सर, इंशाल्लाह देंगे सर। आखिरी 3 चीजें छोटी छोटी मैं क्विकली कह दूं, आखिरी 3 चीजें मैं छोटी बोल दूं और उसके बाद मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ मंसूबों के ऊपर। कराची और फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरी की थी, बड़ी मेहनत की, और कराची और फैसलाबाद के अवाम के लिए बिजली भी वहाँ पर बेहतर की, अमन अमान भी वहाँ पर लेके आए। और ये सब करने के बाद कराची और फैसलाबाद के अवाम क्या ख्याल रखते थे इनकी कारकर्दगी का? 21 में से 14 सीटें कराची ने तहरीक इंसाफ को दी और फैसलाबाद शहर की 4 में से 4 सीटें फैसलाबाद ने पीटीआई को दी। आखिरी जनाब 2 चीजें, 11 आईपीपीज उन्होंने कहा सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन की जो मुस्लिम लीग न्यून की हुकूमत की पॉलिसी थी। किसी ने गलत ये खबर पहुंचाई है, ख्वाजा साहब जाके चेक कर लें। जो इस हुकूमत में रिन्यूएबल के मायदे तय हो रहे हैं, ये पिछले साल की अप्रूव्ड पॉलिसी जो थी उसके अंदर जिस रेट पे मंसूबे होने थे उससे आधी से भी कम है और कुछ 1/3 पे हैं। और आखिरी बात, कट्टे चूजे। सर कट्टे चूजे हम भी समझते थे कि वो बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये भी पिछले 1 महीने के अंदर हमें पता चला, चंद हफ्तों के अंदर, कि कट्टे चूजों से तो शहबाज शरीफ साहब अरबपति बन गए, तो अब तो हम सब पाकिस्तान के अवाम कट्टे चूजे मांग रहे हैं। सर मैं बिल्कुल क्विकली स्पीकर साहब आपकी मैं गिन रहा हूँ 25 मिनट, अभी मेरा ख्वाजा साहब से आधा भी नहीं टाइम हुआ। मैं खैर मुझसे बहुत सीनियर भी है, इनका ज्यादा हक भी बनता है ज्यादा टाइम लेने का। 2020-21 सर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मैं हाईलाइट्स आपको बताना चाहता हूँ। 650 अरब रुपए का जो PSDPS, उसकी कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये, तालीम और सेहत की बात की थी ख्वाजा साहब ने, तो इनको खुशी होगी ये सुन के कि तालीम और सोशल सेक्टर जो हैं, जिसमें सबसे बड़ी 2 शोबे जो हैं वो तालीम और सेहत हैं, उसका बजट पिछले साल में टोटल PSDP का, मजमूई PSDP का 29% था, इस साल वो 38% कर दिया गया है। तालीम के ऊपर सर हायर एजुकेशन, जाहिर है नीचे तो एजुकेशन सूबों के पास है, हायर एजुकेशन की आपको अच्छी खबर बता दें स्पीकर साहब, इस साल जो हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती अखराजात हैं 1 साल के अंदर, और जो सेकंड हाईएस्ट था पाकिस्तान की तारीख में उससे 50% ज्यादा। इससे पहले 18 अरब रुपए 1 साल में सबसे ज्यादा था, इस साल 28 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे किए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने। इसी तरीके से अगले साल 25% मजीद इजाफा करने जा रहे हैं और 28 अरब से बढ़ा के 35 अरब के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो तालीम बिल्कुल मैं इनके साथ हूं, तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो, यानी 2 साल के अंदर हम दुगनी कर देंगे हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट स्पेंडिंग। दूसरी चीज सेहत। सर सेहत के डायरेक्ट मंसूबे जो हैं वो तो 14 अरब रुपए के हैं। उसके अलावा
हमने 50 अरब रुपए के मंसूबे रखे हैं मैचिंग ग्रांट के ऊपर सूबों से, तमाम सूबों से बात हो गई है, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर से भी मेरी बात हो गई है, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर से, केपी की हेल्थ मिनिस्टर से और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। इंशाअल्लाह ताला 50 अरब रुपए, ये सेहत का जो निज़ाम जो इस वक्त आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि ये इसमें बड़ी से तेजी से इजाफे की जरूरत है, क्योंकि ये 30 साल 40 साल से निगलेक्टेड सेक्टर रहा है जिसकी कीमत आपको इस वक्त नजर आ रही है। तो अगले साल मजमूई तौर पे सेहत के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे वफाकी हुकूमत 65 अरब रुपए खर्च करेगी, यानी कि ये 5 गुना ज्यादा होगा उस अखराजात से जो पिछले साल थे, 5 गुना इजाफा। स्पेशल एरिया सर, मुझे बहुत खुशी है और दिल से इस बात की खुशी है, मक्सी साहब इधर बैठे हुए हैं, जुबैदा जलाल बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा एलोकेशन फेडरल पीएसडीपी के अंदर जिन मंसूबे के ऊपर हो रही हैं वो बलोचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शेयर इस वक्त बलोचिस्तान का है। हमारे जो साबका कबायली जिले हैं जी, वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसी तौर पे 100 अरब रुपए रखे गए हैं यहाँ पे तरक्याती मंसूबों के लिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, मुल्क को चलाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करने वाला शहर, खुसूसी तवज्जो का हकदार है। सबसे ज्यादा पानी की कमी है। K4 के मंसूबे के लिए मैक्सिमम जितनी मेरे पास लीगल लिमिट थी हमने वो डाल दी है। सिंध हुकूमत के पास टेक्निकल कमेटी का पैसा रिपोर्ट रखी हुई है। मैंने NEC मीटिंग में भी अपील की थी, सिंध चीफ मिनिस्टर से दोबारा अपील करता हूं, नवीद कमर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे बात करें, ये भी कराची में रहते हैं। जितनी जल्द सिंध हुकूमत से हमारे पास उनकी फाइनल रिकमेंडेशन आ जाएगी, K4 के मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला सिंध के साथ मिलकर शुरू भी करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे। KCR कराची का 30 साल पुराना डिमांड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो, क्योंकि सिंध हुकूमत उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, वफाक के पास आ गया है। इस साल के तरक्याती बजट में उसका पहला फेज शामिल कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर KCR मुकम्मल करके दिखाएंगे। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो पहले से इंप्लीमेंट हो रहा है, ग्रीन लाइन के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पूरे फंड्स रख दिए गए। इस माली साल के अंदर इंशाअल्लाह ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज का बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर। ये सिंध गवर्नमेंट से आया था प्रपोजल, हमने उसके लिए पैसे रखे हैं, वफाकी बजट के अंदर वो पूरा करेंगे। सीपेक के ऊपर बात की गई कि सीपेक को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगले साल स्पीकर साहब आपको खुशी होगी कि 77 अरब रुपए सीपेक के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तस किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज, अल्लाह ताला शेख रशीद को जल्द सेहतयाब करे, बड़े दिल से जी वो ML1 के लिए मेहनत करते हैं, बार बार मेरे साथ फॉलोअप करते हैं। शेख साहब घर पे सुन रहे होंगे, उनको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है। ML1 हकीकत बनने जा रहा है, अगले साल से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। योब को चलाक रोड, यारिक योब, फिर हमारी बुरहान हकला रोड, ये जो बड़ी सड़कें हैं सीपेक की, इनके ऊपर काम जारी रहेगा। लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल की जाएगी। इस साल जो है हब चाइना का 1320 मेगावाट का प्लांट और एंग्रोथर का 660 मेगावाट का प्लांट, 2000 मेगावाट की नए बिजली के मंसूबे सीपेक के मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा टपाल इलेक्ट्रिक का 330 मेगावाट का फाइनेंशियल क्लोज हुआ है और थर की ब्लॉक 1 की 7.8 मिलियन टन की माइनिंग के प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोज हुआ है। और आखिरी चीज, सीपेक के अंदर 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिकॉज हमें सनत लगानी है, लोगों को नौकरियां देनी है। फैसलाबाद, रशकाई बोस्तान बलोचिस्तान में, रशकाई खैबर पख्तूनख्वा में 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मंजूरी दी गई है और उनके ऊपर फिजिकल काम शुरू हो चुका है। तो ये सीपेक की प्रोग्रेस है जी। सेकेंड लास्ट चीज, सिंध के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी डिमांड है और बड़ी जायज डिमांड है। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कंप्लीट हो गई है, लेकिन सक्कर हैदराबाद का पोर्शन जो है वो मुकम्मल नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर PPP अथॉरिटी जो बनी है, जिसको मैं चेयर करता हूं, उसने जो पहला बड़ा मंसूबा जिसकी मंजूरी दी है, 206 अरब रुपए का मंसूबा है, वो हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर इस साल काम शुरू हो जाएगा और 50 अरब रुपए इस साल इंशाअल्लाह उसके ऊपर अखराजात भी आ जाएंगे। आखिरी चीज पानी, और पानी के अंदर क्यों जरूरी है। 2/3 पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर इन्हिसार है और ज़राअत की जो सांस लेना जो है वो पानी पर मुनहसर है। बदकिस्मती से हमने इसको निगलेक्ट किया है, ये जो है ये निगलेक्ट का शिकार रहा है।
आपको खुशी होगी और मेरे ख्याल में स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी भी बड़ी जिद्दोजहद है जहां पे हम आज पहुंचे हुए हैं, आपको फख्र भी होगा ये सुन के कि इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है 3 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट एक वक्त में इस वक्त काम हो रहा है उनके ऊपर। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। दियामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू डैम, मजमूई तौर पर 7,460 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी, 7,460। ये कागजों के ऊपर तो कोई 100 दफा हो चुके हैं, ग्राउंड पे काम पहली दफा शुरू हो रहा है। बलोचिस्तान के अंदर पानी की जरूरत भी है और मेरे ख्याल में, और बलोचिस्तान के जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ बैठे हुए इनको पता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है वहाँ पे। अगर हमने लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, उनको आमदनी दिलानी है, ज़राअत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन पानी की कमी है। इसलिए कच्ची कैनाल का जो आगे डेवलपमेंट वाला जो फेज है जी, वो इसके अंदर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाएगा। और 2 पुराने डैम जो बहुत अरसे से रुके हुए थे, नौलंग डैम और विंदर डैम जो है, वो दोनों उनकी अप्रूवल हुई है, वो दोनों पे इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा और साल के दरमियान कोशिश करेंगे इनकी एलोकेशन भी बढ़ाएं, फंडिंग भी इनकी बढ़ाएं। सिंध में कोटरी के डाउन स्ट्रीम जो लोग जानते हैं, नवीद कमर साहब बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, सी वाटर इंक्रोचमेंट हो रही है, वहां पे फ्रेश वाटर की कमी होती है कई सालों के अंदर। डाउन स्ट्रीम ऑफ कोटरी बैराज सिंध बैराज बनाने का मंसूबा है, उसकी फीजिबिलिटी के पैसे शामिल कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो फीजिबिलिटी मुकम्मल होगी और ये मंसूबा जो सिंध की कोस्टल बेल्ट के लिए खासतौर पर इंतहाई जरूरी है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और आखिरी मंसूबा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जी ये हक है कि उनको भी अपना इरसा का जो पानी का वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा है शेर, वो पूरा मिले। शगुफ्ता जवानी साहबा, आप मोहतरमा, आप इतनी जोर जोर से नारे लगा रही हैं, बगैर माइक के आपकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। आप सबर से सुने, सबर से सुने प्लीज, सबर से सुने जी सर, वो सबर से सुने आप। बिल्कुल तो शुक्रिया स्पीकर साहब, लेकिन शगुफ्ता जुमानी का वो कहते हैं ना, हक नमक हलाली करनी चाहिए। इन्होंने हमें बहुत अच्छा ये नेज क्या वो नोज कैफेटेरिया के अंदर बहुत हमारा ख्याल रखती थी, तो इनकी कोई बात नहीं। सर चश्मा राइट बैंक कैनाल का प्रोजेक्ट डिया खान के अंदर जमीन मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अरसे से निगलेक्टेड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू करना है, फिजिबिलिटी मुकम्मल करनी है। ये सब इमरान खान साहब की उस सोच की नतीजा है जिसका मुतालबा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल कहा कि अगर कहीं और से पैसा काटना भी पड़े तो आप तरक्याती काम को फिर भी ना कम करें। मैं वो एग्जैक्ट चले आपको अमाउंट नहीं बताता जो, लेकिन जो शुरू में बजट बना था यो अमाउंट इससे कम थी, इससे बहुत कम थी। और वो जो उसके अंदर तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा बढ़ाया गया वो मैंने नहीं बढ़वाया, वो खुद इमरान खान ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस वक्त हमने अपना तरक्याती अमल को सुस्त नहीं होने देना, चाहे कहीं और से पैसा काटना पड़े वो काट लो। इसीलिए उन्होंने 120 अरब रुपए दोबारा इजाफा कराया। इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे थे एक ईंट कहीं दिखा दें, हम इनके दौरों का इंतजाम कर लेंगे। एक ईंट नहीं, पाकिस्तान के एक कोने से आखिरी कोने तक ईंट ही ईंट इनको दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब आगा रफीउल्लाह साहब, 18 नंबर चेयर का माइक खोलें जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जिस तरह ख्वाजा साहब ने और असद उमर साहब ने एक बेहतरीन मुकाबला किया, काश अगर असद उमर साहब स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए कुछ बोल देते तो बड़ा एहसान होता उनको, क्योंकि आपका एक कमिटमेंट थी कि मैं स्टील मिल के इशू पर पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ, पीटीआई के साथ नहीं, मैं कहता हूं आप पीटीआई के साथ खड़े हों, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके उन स्टील मिल के मुलाजमीन का, उनके हक में अगर 2 अल्फाज यहां बोल जाते तो आपका कुछ नहीं जाता। आपके बारे में पहले ही लोग जानते हैं कि आप कम से कम थोड़ा बहुत अपनी बात का पहरा दे सकते हैं।
एक सियासी अमल के थ्रू आप आए। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमतों पे मैं तो तैयारी करके आया हुआ था फिगर्स के हिसाब से, लेकिन वो सीनियर दोस्तों ने बड़े तफसील से बयान किए। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के ऊपर जब कहा कि टाइगर फोर्स बनाई जाए, तो उस दौरान मेरे हलके में मेरे काफ़ी दोस्तों ने, पार्टी के साथियों ने मुझे एक तहरीर लिख के दी कि अगर हम टाइगर फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो क्या ये तरीका होगा कि जनाब एक सूबे की हुकूमत कहती है कि आप लॉकडाउन करें, वो किस लिए करें कि लोगों की जानें बचाई जाएं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन आप कहते हैं कि जी ये तो एक फ्लू है, ये इतना ख़तरनाक वायरस नहीं है। फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं वहाँ पर अपने मसाजिद में, अपने इलाके के मजहबी जितने भी फ़िलासफ़र हैं, असातिज़ा हैं, उलमा इकराम हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके कि ये इस वबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या कहती हैं, कलाम पाक हमें क्या रहनुमाई देते हैं, उसकी रोशनी में एक तल्ख फैसला करना पड़ा सिंध हुकूमत को कि हमें मसाजिद में मखसूस यानी 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अफसोसनाक तरीके से कौम को डिवाइड करते हैं। एक मजहबी कार्ड खेला जाता है जिसमें आप आके कहते हैं कि क्यों मैं रोकूं लोगों को मस्जिद में आने से। हमें मस्जिद में आने से रोकने के लिए कतई हक में नहीं है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तेज बारिश में एक रात मना करते हैं मस्जिद में जाने से कि घर में नमाज पढ़ें, तो फिर खुदा के लिए आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, आप PTI पीपल्स पार्टी नून लीग, इस टाइम अब हम जिस जगह जा रहे हैं, आज हम बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो फिगर्स असद उमर साहब कह रहे हैं या ख्वाजा साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे ये सारे फिगर, ये जो भी इदारे कह रहे हैं, ये गलत साबित हो, क्योंकि हर पाकिस्तानी, खास तौर से मेरी वालदा, आप लोग, हर घर में एक ज़ईफ माँ बाप मौजूद हैं, वो तमाम लोग किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है और ये वायरस एक बूस्टर का किरदार अदा करता है उस मर्ज को। तो मैं दोबारा इस हाउस में आप तमाम दोस्तों से हाथ जोड़कर वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा जिस नहज पर आप ले गए कोरोना के इस इशू को, उससे बैकफुट पे चले जाएं, हमारी और अपनी जिंदगियों का एहसास करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये वायरस ने किसी को नहीं देखना कि ये PTI है या ये पीपल्स पार्टी है, ये वायरस है, ये वबा है, इसने सबको निकलना है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जनाब स्पीकर, आपने 5 साल हुकूमत KPK में की, आपकी गवर्नमेंट ने, आपने कहा था कि जनाब 70 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। आप बता दें कि उस 70 यूनिवर्सिटियां कहां हैं? बल्कि आपने 16 कॉलेजेस बंद किए हैं। क्यों? आपने तो बनाना था जो कॉलेजेस पिछली हुकूमतों ने, जो हमारे अलायंस थे KPK में, ANP की गवर्नमेंट ने जो बनाए थे, वो आपने बंद किए। उसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपके पीछे अंपायर की उंगली है। फिर आपने कहा था जनाब 350 डैम्स बनाएंगे। वो डैम्स कहां हैं? अभी भी जो डैम्स आप बना रहे हैं, असद उमर साहब ने कहा कि इस टाइम 3 डैमों पे काम चल रहा है। एक चाइनीज कंपनी एक डैम के लिए अप्लाई करती है, उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आप क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि आपकी फर्म जो है वो क्वालिफाई नहीं करती इसके लिए, और वो आपके कैबिनेट के एक मिनिस्टर साहब की फर्म ले लेती है। फिर उस चाइनीज कंपनी को दोबारा दूसरे टेंडर में आप दूसरा डैम बनाने के लिए दे देते हैं, फिर वो क्वालिफाई कर जाती है क्योंकि आपकी सेटलमेंट हो गई है। तो अगर इस तरीके से आप समझते हैं कि आप तरक्की कर सकते हैं इस मुल्क में, तो मैं नहीं समझता कि आप इस तरीके से जनाब स्पीकर ये अपने मकासद में या अपने फिगर में पूरे हो सकते हैं।
आपने बड़ा बुलंद नारा लगाया कि साफ चली शफाफ चली, न साफ चली न शफाफ चली। वो गुल आपने खिलाए, वो करप्शन आपने की, इस किस्म की करप्शन। मैं तो हर अपने हलके में जब लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि अगर पुराना पाकिस्तान ही मिल जाए तो कम से कम इस हाल से अगर जान छूटती है तो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजी होते हैं। वो ये जो मरहला हमारा, जो दिन ब दिन हम अपनी तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उससे बचने के लिए कोई तरीका यही बता दें कि हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं। आपने 80 करोड़ रुपए खर्च करके नेप का इदारा बनाया KPK में, और फिर बंद भी कर दिया। वहां पर आपके जब किसी भी इश्यूज के ऊपर बात आ जाती है, आप चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। आप स्टे ले लेते हैं, भाई स्टे किस बात पे? चोर आदमी को तो स्टे की जरूरत ही नहीं है। हर चीज पे, हर केस में, हर मामले पे आप स्टे पे हैं। आपको तो चाहिए कि जिस तरीके से आप कंटेनर पे बात करते थे, उस तरीके से अवाम के सामने आए कि जी ये थे चोर जो स्टे पे चलते थे, मैं साफ हूं शफाफ हूं, ये रखा है मेरा हिसाब किताब। आप कहते हैं कि मैं अमीन, सादिक और अमीन हूं। सादिक और अमीन वो नहीं होते जो पाकिस्तान स्टील मिल के गेट में मजदूरों के साथ झूठ गलत बयानी करे, और यहां जब इक्तदार के मजे आ जाएं, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा कि जब इक्तदार का मजा आता है तो फिर वो बुज़दिल हो जाते हैं। फैसलों में वो वाली बात नहीं रहती जो तकरीरों में आपकी कड़कती, जो तकरीरें जिस किस्म से आप करते थे। 2 अरब 34 करोड़ और 322 कनाल का बनी गाला लक्सरी ग्रेड, ये सारी चीजें आप मैनेज किस तरह कर लेते हैं? मुझे, हम और आप एक नॉर्मल 500 गज के मकान में रहते हैं, घर में उसका मैनेज करना, उसको चलाना, ये मुझे पता है। तकरीबन मेरे तमाम कुलीग बशमुल आपको पता होगा कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा महल ये मैनेज करते हैं, और फिर भी सादिक भी है और अमीन भी है। जनाब स्पीकर, हर चीज के ऊपर जब आटा और चीनी की बात करें तो फिर आपको एक बात याद आती है कि जी ये तो गरीब तरीन है या करीब तरीन है। जब आटे की बात आए तो वो आपके अजीज तरीन हो जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं सारी चीजें। फिर जब बात हो कि ये सिलाई मशीन से इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज, इतनी ज्यादा जायदादें, इत्तेफाक की बात यह है कि जनाब स्पीकर, ये गरीब तरीन लोग बहन भाई, लेकिन इस मुल्क में इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। ये ना मेरी हो सकती है ना आपकी हो सकती है। आप मुझे बताएं कि इस हैसियत में, जिस हैसियत से आप और मैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरीके से खान साहब के बहन और भाइयों की तरह जायदादें बना के दिखा दें। जनाब स्पीकर, ऐसे वक्त इदारे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कोई नहीं जो इस माफिया को पकड़े, कैर से डरे, किसी न किसी खौफ से हो कि आज के दौर में हर आदमी इस वबा में मुब्तला है। लेकिन आप एक नॉर्मल मामूली सा इंजेक्शन होता था जो 25-30 हज़ार रुपये में मिलता था, आज 6 लाख रुपए में जनाब स्पीकर नहीं मिल रहा। आपके इदारे कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जो इन चीज़ों को चेक करते थे? मतलब अगर गवर्नमेंट का मकसद क्या है, रियासत बोलते किस चीज़ को? मैं अगर इस मुल्क के साथ एक मामूली सा मास्क, सर जनाब स्पीकर साहब, ये 200 रुपए का अगर मिलता था ना, तो आज 2000 रुपए का नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल मास्क जो हम और आप डेली पहनते हैं, उसका डब्बा 200-300 का था, आज आप चले बाजार में 4000 रुपए का है। तो इसको कौन लेगा स्टैंड? मतलब इसके ऊपर कोई और मखलूक आएगी, कोई और लोग आएंगे, फिर बात करेंगे। अगर हम आपसे बात करें कि जनाब स्पीकर साहब कि टैक्स आपने नहीं लगाए, तो वो टैक्स जो हम आम आदमी दुकान पे जाके कोई भी चीज खरीदता है बगैर किसी पूछे, बगैर किसी के, वो असल तो जुल्म आप ये कर रहे हैं। आप टैक्स लगाएं,
पता हो कि क्या, लेकिन एक आम आदमी कोई जाके ये कागज भी खरीदता है तो भी उसको टैक्स देना पड़ता है। अगर वो घर से बाहर निकल के पेट्रोल डलवा रहा है तो उस पर टैक्स है, अगर वो खाने की चीज ले रहा है तो टैक्स है, हर चीज पर आज आप टैक्स ले रहे हैं। लेकिन आपको फिर महंगाई का जो महंगाई बढ़ रही है ये आपको नहीं समझ आ रही है। क्यों? अगर ये चीज आपको समझ आती तो आप कम से कम इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में ऐसा डिसीजन नहीं लेते आज कि पाकिस्तान में किसी भी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, और आपकी देखा देखी पंजाब ने भी वही काम किया, चूंकि जब बड़ा भाई करेगा तो छोटा भाई वसीम अकरम प्लस तो वही करेगा। लेकिन मैं आपकी तवासुत से, इस हाउस के तवासुत से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब इसके बारे में गौर किया जाए, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट मुलाजमीन के बारे में कोई ना कोई आप रास्ता निकालें। जिस तरीके से असद उमर साहब ने कहा कि तरक्याती बजट आपका कौम और लोगों के आगे आया हो गया। आपने कहा कि कराची में हमारी 14 सीटें हैं, तो कराची में 3 MNA और भी आते हैं। आपने डेवलप जो फंड दिए हर MNA को 15-15 करोड़ रुपए, उसमें कहीं भी उस MNA को आपने नहीं डाला जो सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान, उस इलाके के लोगों की सजा ये कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इत्मीनाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs को वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA वहां से आए। फिर आप कहते हैं कि जी हम इत्तेदाल पसंदी की बात करते हैं, आम आदमी। अगर कराची में देखा जाए तो ये 3 हल्के हैं जो मज़ाफ़ाती हैं, जो कि देही इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसको ज़रूरत है, और PTI को भी उन्होंने वोट दिया। वहाँ से ऐसे लोग हैं जिन्होंने PTI को वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको, इस हाउस को, मैं तकरीबन हर मेंबर को ये कह चुका हूँ कि खुदारा इसके ऊपर आप लोग बात करें। ये इस तरीके से नहीं होता कि ये मेरी मर्जी का, ये मेरी पसंद का है, उसको देना चाहिए, उसको नहीं चाहिए। साबका फाटा का 100 अरब रुपए का वादा किया गया था, वो कहाँ है? लेकिन वादों पे आप कभी भी नहीं उतरे हैं। वादों पे आप एक ही वादे पे उतरे हैं कि आपने कहा कि मैं रुलाऊंगा, और वो आप रुला रहे हैं, पूरी कौम रो रही है। कोई एक चीज ऐसी बता दें कि पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने लंबे चौड़े जो पेस्ट करके हमें इतने बंडल पकड़ा दिए हैं, ये वही है जो आपको ये ब्यूरोक्रेसी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके देती रही है। आपको एक मंसूबा जनाब स्पीकर बताएं कि आने वाले 5 सालों में ये कौम यहां खड़ी होगी। आने वाले वो वादे जो आपने कंटेनर पे किए, जो आपने हर जगह जाके किए, जिस तरह स्टील मिल के मुलाजमीन से किए, क्योंकि ये मेरा डिस्ट्रिक्ट था, मेरा जिला था, मैंने आपकी इस सारी चीज़ों को मॉनिटर किया, देखा, हर चीज़ से आपने उसी हिसाब से यू टर्न लिया। खुदा के लिए अगर आपने इस कौम को होप दी थी और ये कोशिश की है, जो कि साफ आया हो गया कि आपके हेलीकॉप्टर वाले भी भाग गए, आपके आस पड़ोस वाले भी भाग गए, और जिन लोगों ने एक नाकाम कोशिश की थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उनको भी पता चल गया कि एक गैर जमहूरी अमल से लाए हुए लोग किसी भी वक्त अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते। वो माफियाज को फ़ायदा दे सकते हैं, वो ऐसे लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। आज आप देखें आपकी कैबिनेट में वो लोग बैठे हैं जो मोटर व्हीकल्स कंपनियों को फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट वहाँ शामिल है। आज आपके साथ वो लोग बैठे हुए जो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान को कभी भी ग्रोथ नहीं देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि अपनी फर्म्स उनकी मौजूद है। जब आप कहते थे कि जी राइट मैन एंड राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह बिठाने की बात, वो तो आज आपकी किसी जगह किसी भी एक डिसीजन में नजर नहीं आ रहा। जनाब स्पीकर, अगर इस हाउस के साथ, इस कौम के साथ अगर थोड़ा सा सच्चे दिल से प्राइम मिनिस्टर अपने दिल पे हाथ रख के एक मरतबा इस कौम से खिताब वो करें जो उन्होंने तकरीरों में इस अवाम को की थी, किसी एक बात पर अमल किया हो, किसी एक वादे पर अमल किया हो, तो बताएं।
नहीं, हर चीज़ में आपको नफ़ी मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो यू टर्न पे बात उनकी मिलेगी कि हर बात पर इनका यू टर्न मौजूद है। तो मैं दोबारा जनाब स्पीकर आपकी तवासुत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बजट कहीं से भी अवाम दोस्त नहीं है। ये बजट कहीं से भी किसी गरीब को रिलीफ देने का, आप आसान सी बात बता रहा हूँ, ये जो हमारे इस हाउस में हमारे लिए सुबह शाम मेहनत कर रहे होते, आप इनसे ही पूछ लें कि आपको कोई इस साल कोई रिलीफ मिला है? महंगाई तो इनके ऊपर असर करती है या नहीं करती? लेकिन अगर आप एक 20% इतनी सोच और ताकत आप में नहीं हो सकती कि आप आसिफ अली जरदारी साहब की तरह 50% तनख्वाहें बढ़ाते और पाकिस्तान का ये तबका खुशहाल होता और हर आदमी, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन ये 12 कह चुके हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब जैसी कायदाना सलाहियत हो तो हमारी जिंदगियों में बदलाव आया उनकी वजह से। यहां पर जनाब स्पीकर साहब, 1 साल पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये टिड्डी दल का मसला, जिसको हम और आप मलख बोलते हैं, कि ये तो लोग सारे परेशान हो गए कि ये क्या है, ये कौन सी मराज बला का नाम है, लोगों को यकीन नहीं आया। जनाब यूसुफ टालपुर साहब यहां पर रोजाना खड़े होकर शोर करते रहे। जनाब स्पीकर साहब ने कोशिश की कि उनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए ताकि इसके ऊपर कोई बात हो सके, लेकिन वही हुआ जनाब स्पीकर, ना जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बात किसी के कान पे जूर, ना जनाब यूसुफ टालपुर साहब रोजाना इस हाउस में जब भी आते थे वो कहते थे कि खुदारा इसका सदेबाब किया जाए। आज सुबह जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान में आज सुबह की मैं आपको खबर बता रहा हूं कि सेब, आड़ू, इनके बागात पर अटैक हो चुका है। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखें, अगर हम आपको कहें कि आप कोरोना के ऊपर, तो आपके डिसीजन ऐसे, असद उमर साहब ने फौरन हमें इंडिया की मिसाल दे दी, मोदी की। हमें मोदी से प्यार नहीं है, मोदी से प्यार आपको है। जब आपने कहा कि मेरे बेस्ट विशेस हैं मोदी के लिए, हमारे बेस्ट विशेस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हर उस फर्द के लिए, हमारे बेस्ट विशेस पाकिस्तान से बाहर नहीं हो सकते। लेकिन जब आप कोरोना की बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल हमें इंडिया का देते हैं, आप हमें इंडिया का एग्जाम्पल ना दें। आप अगर हमारे साथ सिर्फ सिंध हुकूमत ने जो स्टैंड लिया उसको सिर्फ हमें सपोर्ट करते, मैं हल्फिया कहता हूं कि इस कंडीशन में आज हम नहीं आते जिसमें हम जा रहे हैं। फिर टिड्डी दल के ऊपर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको झंझोड़ा, आपको कहा कि खुदारा इसका कोई सदेबाब करें, आपको समझ ही नहीं आती थी बात। आज फिर आप उस परेशानी में, उस दलदल में खड़े। इसी तरीके से आज आपको फिर कह रहा हूं जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो से इस गवर्नमेंट को कि इस बजट के ऊपर नजरसानी करें, इसके ऊपर आम आदमी के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए कोई एक चीज बता दें कि जिससे पाकिस्तान का आम आदमी बड़ी आसानी से, असद उमर साहब कहते हैं कि क्या रेडी वाले को हम बंद कर दें, उसको बंद कर दें। नहीं भाई, किसने आपको कहा बंद करें? आज 3-4 महीने हो गए आप इसी कोरोना में इकॉनमी आपकी आधी बंद आधी खुली, आधी बंद आधी खुली, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, दुनिया का कोई कारोबार नहीं हो रहा। फैक्ट्री ऑनर्स से जब आप बात करते हैं वो बोलते हैं कि जी हमने 1 महीने तनख्वाह दे दी, 2 महीने दे दी, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो कौन चलाएगा भाई ये मुल्क? अगर आप ये कह रहे हैं वो ये, तो फिर पॉलिसी दे ना कोई। ये तो नहीं हुआ पॉलिसी के हाँ ठीक है बस अल्लाह जाने, जितने मरते हैं वो मरे, जितने बचते हैं वो बचे। ये रियासत का काम ये नहीं है, रियासत इस तरीके से नहीं चलती। रियासत का काम है माप का, रियासत का काम, बच्चा अगर आग में, बच्चा अगर किसी गलत चीज में हाथ डालता है तो माँ क्यों अपने सारी रात की नींद जाया करती है? इनको कहें कि अगर गलती से आप लोग आ गए, इस कौम पर मुसल्लत हो ही गए, तो खुदारा कम से कम इतना एहसास कर ले, क्योंकि स्पीकर साहब जिस तरफ हम जा रहे हैं तबाही है। मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप खुदारा, इससे ज्यादा फ्रेंडली अपोजिशन आपको मिल ही नहीं सकती, इससे ज्यादा बेहतरीन आपको अपोजिशन मिल ही नहीं सकती, जो अवेयर है, जो सियासी और जमहूरी निजाम पर यकीन रखती है, जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
जब भी यहां से बात हुई है आपको कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अल्लाह आपको भी दे कि कुछ इस तरह करें कि इस मुल्क को और कौम को थोड़ा सा तो कोई किरण दिखाए रोशनी की। अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ मायूसी के साए। लेकिन अगर नहीं आएगी अकल तो वो गवर्नमेंट को नहीं आएगी जनाब स्पीकर। उसकी वजह यह है कि आपके जहनों पर सवार है। हमने असद उमर साहब यहां अभी बात करते हैं नैब की और करप्शन की। नैब का जब चेयरमैन नैब हमने इदारे बनाए थे, हमने कानून साजी करके इदारे बनाए थे। उस कानून साजी के बाद उस इदारों को एक काम के ऊपर लगाया था, लोगों की किरदार कशी और लोगों की पकड़ियां, और लोगों को मजबूर नहीं किया था कि उससे अपने सियासी मकासद लें। अगर चेयरमैन नैब हमने लगाया था तो उस चेयरमैन नैब ने आपके खिलाफ जब बात की तो आपने सर से पांव तक उसकी वीडियो जारी कर दी। अगर आप में कोई इखलाकी जुर्रत है तो उसकी एक कमेटी बनाए कि वो वीडियो क्यों जारी की और उस वीडियो को फिर रुकवाया क्यों, फिर उसका आज तक हुआ क्या। क्योंकि आपने लोगों को हैंडल करना है अपने हिसाब से। आप जमहूरियत पे आपका बिलीफ ही नहीं है। मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, बस एक दो बातें करके। बस आप 2-3 मिनट और ले लें, लेकिन एक बात आपसे कहूँगा, अगर रफीला साहब किसी ने भी पूरे इस ईवान में से एक बंदे ने आपकी तकरीर के दौरान कोई नारा, कोई आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपसे भी गुजारिश है कि आप 2-3 मिनट और ले लें। लेकिन इसके बाद जो इस बजट पे तकरीर होंगी, आपसे मेरी मुतबाना गुजारिश है कि आपने भी कोई नारेबाजी नहीं करनी और तहम्मुल से जिस तरह आपको सब सुन रहे हैं आपने भी उसी तरह सबको सुनना है। तो आप 2-3 मिनट और लीजिए। जी हाँ, कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। जी हाँ जी, आगा रफीउल्लाह साहब आप बोलें जी। जनाब स्पीकर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसा ही है। इस हाउस का माहौल जितना अच्छा होगा उतना बेहतर अंदाज में हम इस कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन हम जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो बिलबिला रहे होते हैं। आज माशाल्लाह आप सबसे आगे हो, तीसरी बड़ी जमात की तरफ से पहली बजट पे आपको स्पीच मिली है, तो मैं तो बहुत खुश हूं। मेहरबानी है, नवाजिश है आपकी। बात यह है कि जब मैंने आपसे कहा कि हम बिलबिला रहे होते हैं, पीछे उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह होती है जब हम अपने लोगों में जाते हैं, जब उनके साथ बात करते हैं, जब वो हमें कोई बात बता, और वो वहां से फिर जब अब जैसे पिछले दिनों हमने स्टील मिल के लिए एक प्रोटेस्ट किया, वो हमने अगर बात करने की बात आए तो हमें मौका नहीं मिलता। अच्छा, जब अगर हम वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाए तो कैमरा हमसे हट जाता है। तो इतनी अगर आप में ताकत नहीं है, इतनी आप में हौसला नहीं है, तो ये होती है गैर जमहूरी हरकत, ये होती है आपके अंदर डिक्टेटरशिप की निशानियां। मेरा हौसला है कि आप मुझ में अगर कोई खामी है तो मुझे बताए, और वो मेरा दोस्त है, वो ना कि मेरा दुश्मन है। इनको तो चाहिए कि हाँ भाई आप बैठे बात करें, कोई बुरी बात नहीं है। असद उमर साहब कहें कि जी हमने उस टाइम ये बात की थी, उस टाइम ये बात थी, आज ये बात है, कौम को आके बताएं। लेकिन ये ना करें, धोखा ना दें कौम के साथ, मजदूरों के साथ। गरीब लोग हैं सर, 2 वक्त की रोटी किस तरीके से कमाते हैं आप मुझे बताएं। ऐसे पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन हैं जिनके घर में बीमारियां हैं, जो इसी आसरे में बैठे हुए थे कि मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, किसी की बेटी की शादी, किसी के घर में क्या, आपने सब एकदम ताला लगा दिया। ये नहीं सोचा कि ये 10,000 खानदान है, और इस 10,000 खानदान में सर हर खानदान में 8-10 लोग होते हैं। इतने लोगों का फैसला आपने एक कलम से कर दिया। फिर आप किस हैसियत से कहते हैं कि एक फैक्ट्री ओनर को कि आप दें तनख्वाह उसको? वो तनख्वाह आप रियासत होके उनका रोजगार बंद कर रहे हैं, और यहां पर आप फैक्ट्री ओनर्स को कह रहे हैं कि दें। ये दोहरा मयार है। ये जब आप इस तरह के मयार रखेंगे तो लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे। मैं एक मरतबा फिर आपसे और इस ऐवान के सामने ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप जो कहते थे कि ये MNAs को सरकारी रिश्वत, ये फंड दिया जाता था, जनाब स्पीकर इस दफ़ा कराची में अगर नहीं दिया तो हम 3 MNAs को नहीं दिया।
कादर पटेल, जाम अब्दुल करीम और मुझे। क्यों? कि मैं पीपल्स पार्टी के टिकट से, यहाँ पीपल्स पार्टी को लवर मौजूद हैं, वहां पर पीटीआई को भी वोट दिया। कोई खौफ को खुदा करो यार, ये बजट के आदाद और शुमार आपने किस लिए बनाए? कि वहां पर पाकिस्तानी नहीं रहते। मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से इंशाल्लाह हम लेंगे, आपसे छीनेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जिस टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा है वो उस पार्टी के कायद का नाम है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। उन्होंने ये सियासी शऊर दिया है कि आपको अपना हक लेना किस तरीके से और छीनना किस तरीके से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अपनी पार्टी का और जनाब स्पीकर आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कैम खानी साहब। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 वाला माइक खोलें जी, 7 वाला इनकी चेयर के जहाँ पे खड़े हैं। ये 7 वाला खोलें जी, इनकी सीट की 7 वाला जी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज वफाकी बजट 2020-2021 पर जो बहस शुरू हुई है उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। हम जैसे लोग जो बहुत छोटे कारकुन की हैसियत से आज इस असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर अपनी आवाम की, अपने शहर की, अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जब हम याद करते हैं अपनी चीज़ों को, माजी को, तो एक बात हमेशा, एक जुमला हमेशा हमने सुना बजट पेश करने वालों से भी, बजट पे बहस करने वालों से भी, वो लोग जो इक़्तिदार के मज़े लेते रहे उनसे भी, कि बड़ा मुश्किल वक्त है, कौम बड़ी मुश्किल में है, कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी और बजट जो बनाया गया है उसको कोशिश किया जा रहा है आवाम दोस्त बनाया जाए। लेकिन जब हम बजट देखते थे और हालात देखते थे तो नज़र आता था कि जो बात कर रहे हैं वो सिवाय अल्फाज की जादूगरी के और बजट सिवाय आदाद शुमार के गोरख धंधे के कुछ नहीं था। लेकिन मुझे आज ये फ़ख्र है बात करते हुए, और ये फ़ख्र इसलिए भी है कि जब हमारे फाजिल दोस्त ने, मिनिस्टर ने बजट पेश किया, और बजट पेश करते हुए जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बजट रिलीफ का बजट है, तो मैंने जब बजट पढ़ा, स्टडी किया, तो अंदाज़ा हो गया कि इन हालात में कि जब ऐन वबा के दरमियान हम खड़े हैं और जब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 180 ममालिक उससे मुतासिर हैं, उस मौके पर अपनी पॉलिसीज़ को बनाना, अवाम के लिए रिलीफ का काम करना, दुनिया के हालात के मुताबिक अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाना, ये इससे बेहतर इस बजट में जैसा पेश किया गया इससे बेहतर हो नहीं सकता था। मैं इसके लिए इसको बनाने वाली पूरी टीम को, ख़ास तौर पर अब्दुल हफीज शेख साहब, उनकी टीम को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी पार्टी की जानिब से मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने जिन हालात में बजट पेश किया वो यकीनन हम सब के सामने हैं। हम ये देखते आ रहे थे कि तमाम हुकूमतों के बाद तमाम पार्टियों जिन्होंने हर तरह से अवाम की फलाह बहबूद के नारे लगाए, वादे किए, लेकिन जो माहौल देख रहे थे, जिन इलाकों में हम जा रहे थे, तो एक तरफ तो हमें महल नुमा घर नजर आते थे, दूसरी तरफ उन्हीं कच्ची बस्तियां, कच्चे घरंदे, झूपड़ियां नजर आती थी कि 70 साल गुजरने के बाद भी उन इलाकों की हालत नहीं बदली। एक तरफ तो हमें उन अमीरों के स्कूल नजर आते थे कि जिनकी क्लासें भी एयर कंडीशन होती थी, दूसरी तरफ हमें वो स्कूल भी नजर आते थे कि जहां पे पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क नहीं होते थे, छत के बगैर बच्चे पढ़ रहे होते थे। और हमारे सिंध में तो ये वाकयात अक्सर हुए कि ये छतें गिरी और बच्चे पढ़ाई के दौरान जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। उसके बावजूद जो ये दावा करते रहे कि अवामी खिदमत का हम अमल कर रहे हैं, वो कभी हमें उनका नजर नहीं आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम इस बजट के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमें बेरोजगारी का भी मदावा करना चाहिए। गो के GDP के 7% का डेफिसिट बजट है, हालात सख्त हैं, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि हमें एक तरफ तो उन सरकारी मुलाजमीन को कि जो हुकूमत पे डिपेंड करते हैं, वो ईमानदार मुलाजमीन कि जिनका गुजारा सिर्फ तनख्वाह पे होता है, उनकी तनख्वाह में इजाफा ज़रूर करना चाहिए था, पेंशन में इजाफा करना चाहिए था। और वो लेबर क्लास
कि जो अभी लेबर क्लास जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम करती है, प्राइवेट इदारों में काम करती है, उसकी बेसिक पे भी उसके बराबर लानी चाहिए कि जिसके तहत वो अपना गुजारा सही कर सकें। इस बजट में भी ये जरूरत थी। इस साल मौका नहीं मिला तो अगले साल मौका मिलना चाहिए कि तनख्वाहों में तनासुब होना चाहिए। हम खुद देखते हैं कि जब पाकिस्तान एक है तो एक इदारे के अंदर तनख्वाहें उसी स्केल में कुछ और होती हैं और दूसरे इदारे में कुछ और होती हैं। हमें इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाहिए। हुकूमत के तमाम इदारों में एक अगर ग्रेड है तो उस एक ग्रेड की तनख्वाह सबकी बराबर होनी चाहिए, सहूलतें सबके बराबर होनी चाहिए। जब उनको हम कुल पुर्जा समझते हुकूमत चलाने का, मशीनरी समझते हुकूमत चलाने की, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको पूरा इंसाफ भी देना पड़ेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, रुपया भी गिरावट का शिकार है। उससे जो महंगाई का तूफान आया है उसका एक ही तरह से हम सामना कर सकते हैं कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा लें, अगर हम अपने जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई ऐसा लाहेअमल बनाएं। मैं ये समझता हूं कि जो कर्जों की मद में, उनकी सूद की मद में हमें पैसे देने 2900 अरब या कितने मुझे जो याद है फिगर, उसके मुताबिक, तो बजाय हम रुपयों में, डॉलर्स में अदायगी करने के उन ममालिक से ये डील करें, बात करें कि इन हालात में हम सूद अदा नहीं कर सकते, आपकी असल रकम भी देना चाहते हैं, आप पे आपका सूद भी देना चाहते हैं। गो के सूद हमारे मुसलमानों के यहाँ हराम है, हमें उसके लिए निज़ाम भी बनाना चाहिए। लेकिन जो वादे हैं उसको पूरा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपनी ज़रूरी पैदावार का उनसे सौदा करें कि आपके मुल्क में किस चीज़ की कमी है वो आप हमें बताएं। आपको गंदम चाहिए, चावल चाहिए, फल चाहिए या और कोई कुदरती ऐसी चीज़ चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तमाम वसाइल से नवाजा है। हम कोशिश करें कि उनसे उसकी अदायगियाँ अपने माल की साथ करें, उनकी अदायगियाँ अपनी प्रोडक्ट के साथ करें। हमारे मुल्क में अजीब तमाशा है कि जब फसलें तैयार होती हैं तो उनके फसलों के रेट गिर जाते हैं। हमारा काश्तकार 6 महीने साल मेहनत करके उन फसलों को जैसे अब करता है, फल तोड़ने का मौका आता है, समर लेने का मौका आता है तो उनके रेट गिर जाते हैं, मार्केट कंडीशन खराब हो जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास वैल्यू एडेड उसको बनाने के लिए कि उन प्रोडक्ट्स से हम बाई प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको प्रिजर्व करें, उनको महफूज कैसे करें, उनको महफूज करके पैकेजिंग का निज़ाम कैसे हो और पैकेजिंग करके मुल्क से बाहर कैसे भेजा जाए। अगर इसके हवाले से पूरा के निज़ाम बना दें, एक सिस्टम बना दें और काश्तकार को इसकी ट्रेनिंग दे दें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ मुल्क पे जो कर्जे का बोझ है किसी और को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारा गरीब किसान उसको भी उतार देगा। अगर जागीरदारों से, वडेरों से उसकी ज़मीनें बच जाएं, उसको पानी सही मिल जाए तो जितना मेरे मुल्क का काश्तकार मेहनती है, जितनी मेहनत से उसकी ज़मीन, अल्लाह ताला ने जैसी ज़मीन हमें दी है ज़रखेज़, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये हमें करना चाहिए। यहाँ बात हुई कि आजकल जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे पीटीवी हो, स्टील मिल हो, कैसा तमाशा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, पीआईए हो, कि कैसा तमाशा है कि इन हुक्मरानों के दौर में, मुझे याद है कि यहाँ बैठे हुए हुक्मरान का एक स्टील मिल था, स्टील मिल भी नहीं, लोहे की भट्टी कह सकते हैं कि उस भट्टी से आज सफर 54 मिलों तक चला गया। जिनका ये लोग दिफा करते हैं, इस बात का कभी दिफा नहीं कर सकेंगे कि एक कारखाने जो लोहे की भट्टी बनाने वाले थे उनसे 54 कारखाने और दीगर ना जाने कितने कारोबार कैसे हो गए, लेकिन नहीं चली उनसे अगर नहीं चल पाई तो मेरी पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चल पाई कि जिसको आज हुकूमत को ये फैसला करना पड़ रहा है कि उसके मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड दिया जाए। उस पॉलिसी की हम हिमायत नहीं करेंगे। हम रोजगार देने के हामी हैं, किसी मिल को बंद करने के कभी हामी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर मिल, हर फैक्ट्री चले, पाकिस्तान के लिए चले, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाए, मुल्क को मजबूत करे। लेकिन वो मिल अगर नुकसान में गई, बंद कब हुई, किसके टाइम पे नुकसान गई, किसने नाजायज उस पर भर्तियां की, अगर हम उसका रिकॉर्ड निकाल लें तो मैं समझता हूं जो लोग आज खड़े होकर वकालत कर रहे हैं तो वो खुद शर्मिंदा होंगे कि हमने वकालत भी गलत की। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमिन को उनका जायज हक दिया जाए। पहली कोशिश ये की जाए कि उस मिल को चलाया जाए, उसको रनिंग पोजीशन में लाया जाए। जब रनिंग पोजीशन में आ जाए तो फिर हुकूमत जो फैसला चाहे करे। लेकिन इस मौके पे कि जब मिल भी बंद है, मुलाजमिन का बोझ अलग है, कर्जे अलग हैं, कोई ऐसा फैसला किया जाएगा तो वो हमारे मुफाद में नहीं होगा। इसी तरह
इस पैंडेमिक वबाई सूरत में कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की सतह पे आ जाएंगे। बेरोजगारी हमारे मुल्क में पहले भी बढ़ी हुई थी, हमें उसका हल निकालना है, हमें उसके लिए बात करनी है और हल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि अपने मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जाए। हम अभी एकदम सुपर कंप्यूटर के दौर में नहीं जा सकते, जेट इंजनों के दौर में नहीं जा सकते, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी स्पेस वार में नहीं जा सकते, स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते। जब जाने का मौका था इन हुकूमतों को चाहिए था कि ऐसे इदारे बनाते, उनको परवान चढ़ाते कि हम भी आज पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता। पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो अदवार जरूर लिखे जाएंगे कि जिनमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तानियत को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका गया। तो मैं समझता हूं उसमें उन तमाम पार्टियों का वक्त आएगा, नाम आएगा कि जिन्होंने यहाँ 2-4 साल नहीं पूरे टर्नओवर सूबे में भी वफाक में भी हुकूमतें की, लेकिन पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा पाए। ये सिर्फ दिखावा और नुमाइशी जो उन्होंने इक़दाम किए, कर्ज लेते रहे, कर्ज के साथ सब्सिडाइज करके दूसरी चीजें देते रहे। आज ये उन्होंने नहीं सोचा कि जो कर्ज ले रहे हैं उससे वो अपना इंडस्ट्री को मजबूत करे, कर्ज ले रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। इन लोगों ने वो पैसे ऐसी अयाशियों में उड़ा दिए, ऐसी चीजों में उड़ा दिए कि जो आज चलाने के लिए दोबारा से अवाम के टैक्सों से उसको सब्सिडी देना पड़ रही है। कैसी बेवकूफी है कि आप कर्ज लेते हो तो अपनी मिल बनाते हो ताकि मिल चले, मुनाफा कमाओ और कर्ज अदा करो। अवाम के लिए मुल्क के नाम पे कर्ज लेते हो तो उस कर्ज ऐसे खड्डे में डाल देते हो, ऐसी जगह पे लगाते हो कि जिससे आपको समर फल या उससे मुनाफा नहीं मिलेगा, बल्कि कर्ज की सूद की अदायगी के लिए आपको और कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो ये देखे कि इस मुल्क में जितने कर्ज लिए गए उन कर्जों का इस्तेमाल सही हुआ या गलत हुआ। सही हुआ तो शाबाश दी जाए, गलत हुआ तो आज उन मिलों की उनकी मिलें फरोख्त करके, उनकी जायदादें फरोख्त करके उन हुक्मरानों से वसूल किया जाए कि जिन्होंने इस कर्ज को गलत इस्तेमाल किया। मैं ये समझता हूं स्पीकर साहब कि शरह सूद को मजीद बेहतर किया जाए। इस मौके पर मेरा ये ईमान है कि जब सूद को अल्लाह से जंग करार दे दिया गया तो उसमें हमारी भलाई नहीं हो सकती। उससे निमटने के लिए कोई तरीकेकार ऐसा बनाएं कि हम इस निजाम को खत्म करें, इसको ठोकर मारें, अल्लाह के निजाम की तरफ आएं, तो फिर देखें उसमें बरकत भी होगी और हम आगे भी बढ़ सकेंगे। इसके अलावा इसमें जरूरत थी कि टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते, टैक्स फ्री कॉटेज इंडस्ट्री जोन बनाए जाएं, क्योंकि इस कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग देके, इंडस्ट्रियल जोन को फरोग देके हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। मुझे औरों का कहीं नहीं पता, जिन इलाकों में मैंने देखा, खुद हैदराबाद शहर उसके गर्दोनवा में जितने दस्तकार हैं, जितने हुनरमंद हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है, उनके पास पावर के इश्यूज हैं। अगर उनको मजबूत कर दिया जाए तो आप खुद देखेंगे कि छोटे छोटे ये कारोबारी लोग जो हाथ का जूता बनाना जानते हैं, जो अजरके बनाना जानते हैं, जो चूड़ियां बनाते हैं, जो दस्तकारी से फर्नीचर बनाते हैं, जो दस्तकारी से हाथ का ऐसा बेहतरीन जूता हैदराबाद में बनता था जिसकी मिसाल नहीं मिलती, बल्कि यहाँ से हमारे मुल्क से दूसरे ममालिक में वो एक्सपोर्ट होता था। अगर उसको हम दोबारा से परवान चढ़ाना है, उनके लिए टैक्स फ्री जोन बनाएं, उनको सहूलतें देखें, फिर देखें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी दी कि वो इदारे अपने मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं दे सक रहे, उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए लोन स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा कि दिया जाए, लेकिन उस लोन देने के लिए वो बैंक्स बड़ी बड़ी श्योरिटीज और सिक्योरिटीज और गारंटी मांग रहे हैं। यकीनन गारंटी देनी चाहिए, और गारंटी दिए बगैर आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आसान कर दें, उसके साथ उसके चेक ले लें, एडवांस में पोस्ट डेटेड चेक ले लें, ताकि वो अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह तो दे सके। ये इसमें कोई शक नहीं कि इस वबा ने उन इदारों को कमजोर कर दिया, तबाह कर दिया। 3 महीने से वो एम्प्लॉयज को घर बैठे तनख्वाहें दे रहे हैं, कब तक दे सकते हैं? जब वो तनख्वाहें बंद करेंगे तो एम्प्लॉयज के घर में भूख होगी, उनके मसाइल खड़े होंगे, बच्चों की फीसों की स्कूल डिमांड कर रहे हैं, इदारों के यूटिलिटीज बिल हैं, उन सब पे हमें गवर्नमेंट को एक मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा जो एक हमारे यहाँ का बड़ा मसला कि बिजली के बिलों में
मदरसों को, मस्जिदों को, और एक तजवीज़ और है कि माजूरीन को भी बिलों में रियायत दी जाए। उनके बिल, वो लोग जो बिल अपना अदा नहीं कर सकते, उनके बिलों की अदायगी के लिए हुकूमत कोई ऐसा इंसेंटिव दे, कोई ऐसी रियायत दे कि वो बिल अदा कर सके। इसके अलावा 118 अरब मेरे ख्याल में रखे गए हैं वफाकी बजट में हाईवेज के लिए। मैं जरूर कहूंगा कि कभी आप दोस्त जो यहाँ बैठे हैं कराची हैदराबाद मोटरवे का दौरा करें। वो कराची हैदराबाद मोटरवे जब इफ्तिताह हुआ तो उसका इफ्तिताह करने वाले शख्स का हमने शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इस डिप्टी स्पीकर साहब, उस मोटरवे को बनाने में जिस तरह की कोताही की गई, जिस तरह की नाअहली दिखाई गई, वो पूरे मुल्क में जो नाअहली हो रही है वो मुझे नजर आ रही है। उसका स्टैंडर्ड मोटरवे का कहीं से भी नहीं है। उसके बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कराची से देखें जो ट्रैफिक निकलता है वो पूरे मुल्क में फैलता है। ये कितनी अजीब बात है कि कराची से जो मोटरवे शुरू हो रहा है उसका मयार किसी हाईवे के बराबर भी नहीं है। मोटरवे पे आप चल रहे होते हैं, अचानक गड्ढे आ जाते हैं। उसका जो पूरा उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, उसके बराबर में मीडियम है वो प्रॉपर नहीं है। और जब आप अपने टूल प्लाजा पे पहुंचते हैं तो आप यकीन करें, मैं खुद 45 मिनट टूल देने के लिए लाइन में खड़ा रहा, आगे जाने की जगह नहीं मिलती। इसको सही करने के लिए नई अलाइनमेंट के साथ, नए तरीके के साथ, नए तर्ज के साथ मोटरवे बनाया है कराची हैदराबाद। और अभी जो ऐलान किया गया कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे शुरू कर रहे, तो मैं आपको बताऊं कि नाम है कराची हैदराबाद मोटरवे, नाम है हैदराबाद सक्खर मोटरवे। कितनी अजीब बात है कि दोनों मोटरवे हैदराबाद को टच ही नहीं करते। कराची हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ने के लिए 24 किलोमीटर चल के मोटरवे पे आना पड़ता है, और जिस सड़क से हम चलकर आते हैं इतनी देर में हम कराची पहुंच जाए जितनी देर में मोटरवे तक पहुंचते हैं। इसी तरह हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो बनाया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट मटियारी में लगता है, 18 किलोमीटर चल के हमें वहां जाना पड़ेगा। तो मेरा ये मुतालबा है हाईवेज वालों से, नेशनल हाईवे वालों से, कि अगर आप मोटरवे का गेट कहीं से भी रखें, लिंक रोड ऐसे बना दें कि उन लिंक रोड से जो उन पे शहरों से आने वाले लोग हैं उनको सहूलत मिले। और इस मोटरवे पे बाईपास जो बनते हैं, मैं आपसे कहूंगा और ये मुतालबा करूंगा कि हर शहर के बाहर बाईपास बनता है, लेकिन जैसे ही बाईपास बनता है उसके इर्द गिर्द जमीनों के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, वहां हाउसिंग स्कीम आने लग जाती हैं। कौम का अरबों रुपया खर्च करके शहर को बाईपास करने के लिए बाईपास बनाया जाता है जो 10 से 15 साल में खत्म हो जाता है। तो ऐसी कानून साजी की जाए कि बाईपास के इर्द गिर्द कोई भी जमीन कमर्शलाइज नहीं होगी, उस जमीन को जो उसका मकसद है उसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मेरा ये मुतालबा है कि एक इंटरचेंज बनाया जाए। हमारे यहाँ बड़े सूफी बुजुर्ग थे डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, उनकी खानका है मोटरवे पे, उनके ज़ायरीन हैं, दूसरी तरफ आबादी भी हो गई है। तो हमारे पास भिटाई नगर कासमाबाद से ऐसा इंटरचेंज बनाया जाए जो उनकी खानका तक जा सके। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली के लिए मजीद फंड रखने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि 650 अरब की जो PSDP है, इसमें अगर कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि हर मंसूबे के बुनियादी, ज्यादा नहीं, 1% भी नहीं कह रहा हूं मैं 0.05% कहता हूं कि हर मंसूबे का सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के लिए, शजरकारी के लिए, प्लांटेशन के लिए रख दिया जाए, तो जो हमारे मुल्क में दरख्तों की कमी हो रही है, सुनामी बिलियन ट्रीज हमें मंसूबा शुरू करना पड़ रहा है, उसके लिए फंड्स भी आ जाएंगे। और जहां रोड, रास्ते, गलियां बन रही होंगी, इमारतें बन रही होंगी, स्कूल बन रहा होगा, अस्पताल बन रहा होगा, उसकी लागत में से थोड़े से पैसे वहां प्लांटेशन पे भी खर्च होंगे, तो हमारा माहौल भी अच्छा होगा और हमारे मुल्क के मौसम को भी काफी तकवीत मिलेगी, आलूदगी खत्म होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कमजोर हो गया है, उसको बनाना चाहिए। कहने को इतनी सारी बातें हैं, लेकिन दोस्त नाराज हो जाएंगे। मुझे हैरत होती है कि यहां बात की गई कि अर्तुगरुल ड्रामा शुरू किया गया है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि किस ड्रामे से आप क्या सोचते हैं। मुझे याद है कि एक जमाने में यहाँ ऐनक वाला जिन ड्रामा था, वो ऐनक वाला जिन PTV से बार बार नशर होता था, बार बार नशर करके ये बताया जाता था कि वजीर आजम के बच्चों को बड़ा पसंद है। उसमें 2 किरदार थे, बिल बतौड़ी और मैं जकूटा जिन। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। यकीन करें इस जुमले पे अगर अमल हो जाता कि मुझे काम बताओ,
तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। आप ये देखें 1988 से गिने, मैं 1971 का नहीं गिन रहा, 1988 से 2020 तक 32 साल में 18 साल एक पार्टी की हुकूमत रही है, वफाक में या सिंध में 18 साल। लेकिन आपने टीवी की रिपोर्ट देखी होगी कि कल भी एक रूरल हेल्थ सेंटर से लाश को गधा गाड़ी में रख के ले जाया जा रहा था, उनके पास एम्बुलेंस दी थी उसको देने के लिए। जो पार्टी 18 साल हुकूमत करे एक सूबे पे, पाकिस्तान पर, उसका देने का क्या है, उसने डिलीवर क्या किया है? और फिर खड़े होकर यहां बात करते हैं, यहां खड़े होकर इल्जामात लगाते हैं। आज एक दूसरे को गोद में ले लिया है तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, सूबों की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में इल्जाम लगा रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं कि डिक्टेटर का साथ दिया। आपको बार बार शर्मिंदा होना पड़ेगा उन लाशों पे जो आपकी वजह से गिरी, उन लोगों की वजह से जो मावरा अदालत शहीद कर दिए गए, उन कोड़ों की वजह से जो आपकी वजह से डिक्टेटर ने लोगों की, पाकिस्तानियों की कमरों में मारे। आपकी जान शर्मिंदा होने से नहीं छूटेगी। होना तो ये चाहिए था, मैं भी ये लफ्ज कहता कि शर्म करो, हया करो। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता हूं। हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, पहले बनाने के लिए दी, आज बचाने के लिए दे रहे। आज भी मैं ये दावा करता हूं कि मुझसे ज्यादा, मेरे खानदान से ज्यादा कोई पाकिस्तानी नहीं पाकिस्तान के अव्वल आखिर खैर ख्वाह होंगे तो हम होंगे, क्योंकि हमने ये चिराग खून दे के, लहू दे के जलाया था, बातों से नहीं जलाया था। ये वो चीजें हैं जो समझनी चाहिए। मैं अपनी जगह लूंगा इस शेर के साथ। क्या था इश्क, किया था इश्क सो तरतीब वार मारे गए, किया था इश्क सो तरतीब वार मारे गए। इस एक जुर्म में हम बार बार मारे गए, इस एक जुर्म में हम बार बार मारे गए। बाहर आए तो शाखों पे फूल गिन लेना, बाहर आए तो शाखों पे फूल गिन लेना। मैं क्या बताऊं मेरे कितने यार मारे गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बजट पे बहुत से बहस हुआ और बहुत ऐसे बातें कि मेरे जहन में थे, तो यहाँ पे लोगों ने उसका जिक्र भी किया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, हमारे इलाके में एक बुजुर्ग औरत थी, तो ये जो बारिश की पानी जमा होते हैं, हम पश्तो में उसको नावर कहते हैं, आप तो समझते हैं। वो दिन में उसको नहाते थी और औरतों ने इससे पूछा कि आप थोड़ा शर्म करो, हया करो, यहाँ गुजन बाजिन गुजरता है। ये अचकजई कबीले के बड़े दो कबीले हैं, गुजन बाजिन। कह रहा था जरा शर्म करो, तो यहाँ गुजन बाजिन गुजरता है। तो उसने कहा गुजन को ऐसे तैसे बाजिन के साथ मेरे जिस्म को गर्मी लगती है। हम इस वक्त बजट में तो बहुत सब्ज बाग दिखाई, हमारी इलाके में लोग सरापा एहतिजाज में है। किला अब्दुल्ला में आपको भी पता है, और मैं उस पर कोई गलत बयानी, इल्जाम तराशी से काम नहीं लूंगा। आपको भी पता है, आपकी पार्टी के लोगों को भी पता है। यह आम इंसानियत और इस्लामियत की बात मैं कर रहा हूं। लोग सरापा एहतिजाज में है, 4 महीनों से वहां पे बॉर्डर बंद है, आपको भी पता है। और ये दूसरी बजट, अभी चौथी है लेकिन दूसरी बजट है। इस दूसरी बजट तक मैं वहां के नुमाइंदा हूं, 38,000 वोट मैंने लिया है और मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। चलो ठीक है, यह सजा इन सब लोगों को देना। वहां तो 38,000 लोग नहीं है, पूरा एक इलाका है और तहरीक इंसाफ भी है। इंसाफ की तकाजा यह है
कि उन्होंने ये गुनाह किया कि सलाउद्दीन को वोट दिया। और हमारी ये 2 साल से मैं पूछता हूं, यहां पे जो लोग हमारे मिनिस्टर हजरात है, वजीर है, पूछता हूं क्यों कि हमें, चलो ठीक है, मेरे सुना है कि पटेल साहब ने कहा है कि मुझे तो नहीं दे रहा है और वही हमारे इलाके में वो खुद बांट दे रहा है, मैं उस पर भी खुश हूं कि मेरे इलाके किला अब्दुल्ला में आप अपने हाथों से ये जो बजट है तकसीम करो, क्योंकि लोगों की हालत जार ये है, उस वक्त वहां पे एक तो कोरोना है, वहां पे ज़राअत नहीं है, कश्तकारी नहीं है, कोई और चीज नहीं है। अभी जो बॉर्डर बंद हुआ, कारोबार बंद है, जो गरीब लगड़ी लोग हैं वहां पे, वो लगड़ी सुबह जाते हैं 1500 रुपये कमाते थे, अपने माँ बाप के मुंह में नवाला डालते थे, लेकिन अभी वो तो नहीं कर सकते हैं। उनके पास घोड़े हैं, गद्दे हैं, खच्चर है, वो अपने बाप के माँ के बच्चों के पेट को नहीं पाल सकते हैं, और अभी उनके जो हैवानात है उसकी क्या करें। एक तो फिर जो हमारी ताजर हजरात है, ताजर हजरात की हालत यह है कि कराची पोर्ट पे जो इस कोरोना की वजह से जो कंटेनर वहां से आए हैं और पड़े हैं, और एक कंटेनर की कीमत $1000 है, और वहां ये डैमेज की वजह से उसी एक कंटेनर की कीमत $10,000 हो गई। तो एक मुश्किल सी सूरत हाल है। एक कंटेनर में, जनाब स्पीकर साहब, एक कंटेनर में 10 लाख की चीनी की कीमत है। तो मैं जरा इंतजार करूंगा, आप इनसे बात जी आप बोलें जी। एक कंटेनर के 10 लाख रुपए कीमत चीनी है, और उसमें डैमेज 100 लाख रुपए अभी आया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो कोरोना से पहले कंटेनर आया है और वहां पड़े हैं, उसके लिए कुछ काम करें, फिर बाद में उनसे कहे कि आइंदा के लिए आप कंटेनर लोड ना करें। ये जो लोगों पे अभी वहां पे डैमेज है, ये चीजें हैं, इस वजह से तो ताजर भी हमारे इस तरह वो है, हमारे लोगों की इक्तिसादी इस्तेसाल हो रहा है, और माशी खुदकुशी हो रहा है। तो इस वजह से वहां जो हमारी किला अब्दुल्ला है, आपको भी पता है, मुझे वहां से फोन आया, ये टिड्डी जो है वहां पे एक मुसीबत कोरोना की तरह, कल से परसों से फिर मैंने राबिता किया बवासिता चीफ साहब से, तो उन्होंने थोड़ा सी वो दवाई तो भेज दिया, मैं मशकूर हूं। वहां हेलीकॉप्टर भी भेजा है, लेकिन काफी नहीं है। मैंने उसको इलाके बताया है, वहां से गए हैं, शमशोज़ई है, वहां इलाका है सुलेमान खेल, और ये जो दूसरा हमारी हबीबज़ई है, और भी इलाके हैं, उसको पता भी है। वो टीम भेज दे, सीएम साहब भी उनके साथ कोशिश करे, चीफ साहब कोशिश कर रहा है, मैं मशकूर हूं, उन्होंने काम भी किया है। और दूसरी बात, बाबर अवान साहब, पता नहीं है ये खुद इतना सादा है या हम पे इतना सादा लोगों को ख्याल किया है। कल परसों या तरसों जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने मुतालबा किया, ये मुतालबा भी इधर पड़ी है, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो प्राइवेट स्कूलों के बारे में बात की, उसके इस्तिज़ा के बारे में बात की, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो फंड कोरोना की वजह से ये मुतासर है, उनके साथ उन्होंने एहसान डाल करके और कहा कि मदारस के इस्लाह के बारे में, जनाब स्पीकर, हम इस बात के मुखालफत करते हैं। मदारस की इस्लाह, मदारस पहले से इसी में इस्लाह है। अगर वाक़ियतन मदारस के साथ ताउन करना चाहते हो तो उसकी बिजली के बिल और उसके गैस की बिल मुफ्त किया जाए, और मदारस के इस्लाह के नाम से
मैं कहता हूं जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी इस्लाह की जाए। और हमारे इलाके में एक आदमी आया दश्त बेबान से और एक पगड़ी वालों को कहा कि मैं पगड़ी लूंगा, लूंगी। तो उसने कहा था क्या करना है उनसे? वो कह रहा था बांध लूंगा। उसने कहा था वो जो पहले वाला बांधा है बहुत अच्छा बांधा है। जो हमारी सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी इस्लाह किया और उसकी इस्लाह की जरूरत है, उसका इस्लाह किया जाए। और ये बहुत बुरी एक चीज है कि मदारिस के आज़ादी और खुद मुख्तारी में एक चीज। और दूसरी बात जो मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, पहले दिन कोरोना में जो हुकूमत के तरफ से ये आर्डर आया कि मदारिस और स्कूल सब बंद होनी चाहिए, एक वबा है, हमने इजलास किया। मैं बलोचिस्तान की विपा की नाज़िम हो, पूरी बलोचिस्तान की मदारिस की, कराची में हमने इजलास किया और हमने कहा कि हुकूमत इस वक्त, स्पीकर साहब आप जरा उनको कहो कि खामोशी से सुने जी, अपनी अपनी निशस्त पे बैठे, मजलिस ना करें जी। ये हम लोगों ने यही कहा है कि हुकूमत पूरी हमारी जो डॉक्टर ज़रात है, एक वबा है, वबा आम है, हमने ताउन करना है। पूरी हमारी जमीयत उलमा इस्लाम, विपाकुल मदारिस, इम्तिहानात भी मुलतवी, प्रोग्रामात भी मुलतवी, सब चीज़ें हमने मुलतवी किया अभी तक। लेकिन उसके आड़ में जो मसाजिद है, मसाजिद में भी हुकूमत के साथ हम लोगों ने माना है कि मसाजिद को बंद नहीं करना, हाँ यूसुफीस को ख्याल रखना है और वहां पे एहतियात से। लेकिन ये जिम्मेदारी खुतबा और उलमा की नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों को बंद करना या लोगों को अपने तरतीब से यूसुफीस से लाना। और उसमें बहुत उलमा पे, वहां पे क्या हुआ है, उलमा पे उस पे पर्चे हुआ है इसके जद में कि क्यों आप लोगों को नहीं रोकता है। क्या ये उलमा का रेट है कि उलमा लोगों को बंद कर ले? अगर बंद कर ले तो फिर रियासत में रियासत। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है, असल मसला ये है कि ये जो ज्यादतियां है जिन उलमा के साथ हुआ है, ये ना किया जाए, क्योंकि हमने ताउन भी किया है, ताउन करेंगे भी। हमने जो एक वबा है, इस वबा के आड़ में एक और ऐसी चीजें नामुनासिब है। और दूसरी बात यह है कि असद उमर साहब ने जो फिगर बताया, बहुत बड़ा फिगर बताया, चमन बॉर्डर ये एशिया के बहुत बड़ा बॉर्डर है, वहां से दर अमदाद बर अमदाद ये चीजें वहां से आती जाती है। अभी तक वो रोड सिंगल रोड है, क्या उन रोड के लिए कुछ रखा है इस बजट में? तो हम और बजट पे क्या बात करें? और इतना सब्ज बाग दिखा के यहां हमारे इलाके में न गैस है, न बिजली है, बिजली के नाम तक नहीं है, और रोड सिंगल है, आपको भी पता है। तो इस वजह से मैं यही पुरजोर मुतालबा करता हूं, चमन से क्वेटा तक, चमन बॉर्डर से क्वेटा तक इस रोड को भी इसमें शामिल करें। जब जोब रोड शुरू होता है, चमन रोड भी शुरू हो जाए, क्योंकि एक दरामदात बरामदात की बहुत बड़ी रास्ता है सटल एशिया के तरफ। ये एक चीज ऐसे नहीं है कि मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं या एक इल्जाम तराशी से काम ले रहा हूं। तो ये चीज जो है ये जरूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेरा मुतालबा यह है कि मदारिस, स्कूल, कॉलेज, इसको भी खोला जाए यूसुफीस के साथ। जिस तरह मार्केट खुला है, सब्जी मंडी खुला है, एयरपोर्ट और हमारा इस असेंबली में, तो यहां नहीं है, वहां पे क्यों है? ठीक है, यूसुफीस को ख्याल रखनी है, लेकिन मदारिस को, स्कूल को, कॉलेज को। और ये क्यों? ऐसे हमारे नौजवान अगर इस तरह रह गए, खुदा ना खस्ता, तो हमारी दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, कहीं और नहीं ले जाए। और दूसरी जो बॉर्डर की मैंने बात की, ये बॉर्डर बहुत अहम इलाका है, और इस हालत में बाज लोग, एक तो हकीकत है, ये हकीकत है कि जो मुतालबात है, बस मैं आखिरी ख़त्म कर लूँगा, ये तो हकीकत है, लेकिन इस हकीकत के आड़ में हमारी दुश्मन भी है,
वहां पे दुश्मन इससे गलत पैदा न उठाए, क्योंकि लोग बाहर है, रोडों पे है, मुतालबा कर रहा है और वो हकीकत भी है, लेकिन दुश्मन ऐसे हालत में कोई और मकसद और गरज भी हासिल करना चाहते हैं। तो ये जरूरी है, आपसे भी मुतालबा है और प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि गाली मुझे दे रहा है, गाली वहां के कमांडेंट को दे रहा है, न कमांडेंट के हाथ में कुछ है न मेरे हाथ में कुछ है। इतना गाली यहां तक मुझे कहा है कि आप मौलवी साहब चूड़िया पहन लो, चूड़िया पहन लो, क्योंकि बॉर्डर बंद है। और बॉर्डर न मैंने बंद किया, न कमांडेंट साहब ने बंद किया, न आपने बंद किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है, आप मुतालबा करो, अली मोहम्मद से मुतालबा है कि आप उसको थोड़ा समझाए कि भाई ये बहुत बुरी हालत है हमारे इलाके के, और इस बजट में भी कुछ नहीं रखा है, और जो अभी कुछ हुआ है हमने खुद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मदद आपके तहत बहुत कुछ किया है इस कोरोना में। ये हम अपने फर्ज मनसबी समझता है, हमने कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत की काम नहीं है, हमारा भी काम है, लेकिन हम इतना हमारी बस में नहीं है। और एक आखिरी बात, जो मुलाजिमीन की बात है, उसकी तनख्वाहों में कुछ हो जाए। और रफ़ीउल्लाह साहब ने जो बात की, मैं भी इनके साथ, उसकी मुतालबे के साथ मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ। स्टील मिल के जो मुलाजिमीन है, और ये जो चीज़ें, मैं आपकी बहुत बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया जी। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, ये माइक खोलें जी। बटन दबाएं जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने और मेरी पार्टी की आदत ने हुकूमती पार्टी की तरफ से मुझे इस बहस में इसका आगाज़ करने का मौका फराहम किया। मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आया हूँ और ये मेरी पार्टी की तरफ से बड़े दिल की बात है, जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने मुझ जैसे फर्स्ट टाइमर को मौका दिया। जनाब स्पीकर, आज यहाँ हम वफाकी बजट 2020-21 पे बहस करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, जिसके ज़रिए हमने मुल्की मईशत की सिमत का तयन करना है। और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया समेत एक अनप्रेसिडेंटेड तारीखी किस्म की वबा का शिकार है, और उस वबा में हम रोज हजारों पाकिस्तानियों के मजीद इन्फेक्ट होने की खबरें सुनते हैं और कई बीसियों की अमवात की तशवीशनाक दर्दनाक खबरें सुनते हैं। ऐसे माहौल में यह बजट एक रवायती बजट नहीं हो सकता। जो हालात हैं मुल्क में, तकरीबन तिब्बी इमरजेंसी की सूरत हाल है, और इस वबा की वजह से मईशत तकरीबन रुकी पड़ी है। हर तरफ कारोबारों पे दबाव है, किसी जगह पे लॉकडाउन है और किसी जगह पे बहुत कम एक्टिविटीज हैं। लिहाजा इस हालात में इस बजट को हमने हालात के मुताबिक देखना है। इंसाफ का तकाजा यही है कि इसको उसी तरह से देखा जाए। पार्लियामान के जरिए हम पाकिस्तानी अवाम को अपने आने वाले साल के लिए और कई सालों के लिए जो मईशत की सिमत है उसको तय करने का ये बेड़ा उठाया है, और अवाम को और पार्लियामान को एतमाद में लेना है। लेकिन हम आगे कहां जाएंगे, हम किधर जा रहे हैं, इससे पहले यह डिटरमिन करना है कि हम कहां खड़े हैं, हम यहां क्यों खड़े हैं, और आगे क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या मुज़मरात होंगे। बजट अवाम की ख्वाहिशात, इंटेलिजेंसिया की सोच और फिक्र, दानिश्वर और मीडिया की रिकमेंडेशंस के साथ साथ जमीनी हकायक को सामने रख के बनाया जाता है। बजट कभी, हमें भी बड़े व्हाट्सएप आते हैं दोस्तों के
जो दुनिया की आइडियल मिसालें, सेहत और तालीम की मिसालें, सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट की मिसालें दे के हमें बड़े अट्रैक्टिव, बड़े पुरकशिश बजट की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन जब बजट बनाए जाते हैं तो माहिरीन हमेशा पिछले सालों के अखराजात और आमदनी के कंपैरिजन को देख के अगले साल की एक डायरेक्शन सेट करते हैं और बताते हैं कि पहले सालों में क्या क्या था और हमने आगे कैसे कैसे जाना है, किन किन सेक्टर्स में बेहतरी आएगी और वो कैसे बेहतरी आएगी। मैं अक्सर यहां तकारीर सुनता हूं, टीवी टॉक शोज पे भी हम बातें सुनते हैं, एक तासुर दिया जा रहा होता है शायद ये जो वबा है, इस वबा के बाद, और जैसे ख्वाजा साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि इस वबा से पहले कौन सी दूध शहर की नहरें बह रही थी, एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है और नाकाम कोशिश की जा रही है कि शायद इस हुकूमत ने जो मईशत को संभाला वो आइडियल नहीं था। जनाब स्पीकर, आगा रफीउल्लाह साहब, जनाब स्पीकर, मैं चंद मिनट के लिए आपने मौका दिया है तो तवज्जो से प्लीज अगर मेरी बात हो जाए। जब हमें हुकूमत मिली है तो क्या क्या चैलेंजेस थे, कौम को बताना है कि क्या क्या ये मुल्क कहां था। ये मुस्लिम लीग नून वाले जो अपने आप को मईशत का चैंपियन गर्दानते हैं, मैं इन सबके सामने एक बात करता हूं कि क्या बताएं, जब हमें हुकूमत मिली तो इस मुल्क का करंट अकाउंट का खसारा कितना था? 19 से 20 अरब। जनाब स्पीकर, 19 से 20 अरब डॉलर उस मुल्क का करंट अकाउंट खसारा जिसकी एक्सपोर्ट 20-22 अरब डॉलर है। ये खुदा न खास्ता मुल्क को दिवालिया करने के मुतरादिफ था। जनाब स्पीकर, उसके साथ साथ कर्जों की किस्तें, कर्ज लेने वाले जो उन्होंने कर्ज लिए थे उसकी किस्त लेने वाले और डेट सर्विसिंग के कर्ज ख्वाह हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे। हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब से कम हो चुके थे, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। हमारे मुल्क के एक्सचेंज रेट पे जनाब स्पीकर इतना दबाव था कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। जनाब स्पीकर, ये हुकूमत आती है, दो हमारे पास रास्ते थे। एक, इनकी तरह की शोबदाबाजी करते, झूठ पे एक एक्सचेंज रेट जो मसनूई रखा, और जो नवाज शरीफ साहब जिनको ये चैंपियन गर्दानते हैं मईशत का, पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी जिसके दौर में एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में वो घटी, मनफी हुई और पाकिस्तान की मईशत का हाथ IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे झुक गया। पाकिस्तान अपना मुस्तकबिल बैनुल अक़वामी इदारों के आगे बैठ गया। उसकी वजह एक थी, इसहाक डार का डॉलर को फ्रीज करना, इसहाक डार का एक्सचेंज रेट को फ्रीज करना और नवाज शरीफ हुकूमत का उससे सियासी फायदा उठा के पाकिस्तान के लोगों को ये ब्लफ करना कि शायद ये बहुत बड़े चैंपियन है। जनाब स्पीकर, फैक्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर कोई बुरा तरीन टेन्योर है तो वो मुस्लिम लीग नून का आखिरी टेन्योर था। ये सारी बातें हमें ठीक करने के लिए बड़ा स्टेप चाहिए था, तारीखी खसारा था तो तारीखी स्टेप चाहिए था। जनाब स्पीकर, ये मिसाके मईशत के बोल बचन कराने वाले, हमें मिसाके मईशत की बातें करने वाले, इन्होंने उस तारीखी काम का भी मजाक उड़ाया और उस मिसाके मईशत के अपने बोल बचन को मजाक मईशत समझा। जनाब स्पीकर, उस 19 अरब डॉलर के खसारे को इमरान खान हुकूमत अगर खत्म ना करती, कम ना करती, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया था। आज मैं इस पार्लियामान के सामने बड़े फख्र से होकर कहता हूं, इस हुकूमत ने 1.5 साल में वो खसारा 10% नहीं, 20% नहीं, 73% वो खसारा कम करके अल्लाह ताला के फजलो करम से इस पाकिस्तान को उस डूबने से बचा लिया जिसको ये हुकूमत छोड़ के गई थी। जनाब स्पीकर, जब इतना बड़ा खसारा आप कम करते हैं, उसके मुज़मरात होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं
और बदकिस्मती से इन लोगों ने उस मुज़मरात को भी सियासत का रंग दिया और पाकिस्तान की इस हुकूमत ने जिसने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया था उसको भी अपनी गलत सियासत में उसको गंदा करने की कोशिश की। जब खसारा कम हुआ जनाब स्पीकर, इंपोर्ट्स कम हुए। क्या इंपोर्ट कर रहे थे हम? चॉकलेट। क्या इंपोर्ट कर रहे थे? सब्सिडाइज इंपोर्टेड डाइपर्स। हुकूमत ने सख्त फैसला किया, मुआशी इस्लाहात का फैसला किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म का फैसला किया, इंपोर्ट्स को रोकने का फैसला किया। उस वक्त जनाब स्पीकर जब इंपोर्ट गिरी और ड्रास्टिक गिरी तो जाहिर है इंपोर्ट ड्यूटी भी गिरनी थी, उस पर मईशत में महंगाई का बोझ भी आना था। साथ साथ इतना बड़ा खसारे के बाद मुल्क में करेंसी का बहरान इनएविटेबल था जनाब स्पीकर, नागुज़ीर था। लिहाजा वो जो डिवैल्यूएशन हुई 35% और उसको नॉर्मल रेट पर रखा गया, उसकी वजह से मुल्क में महंगाई आई और उसका भी मजाक उड़ाया गया। ये कहते रहे तकरीरों में कि इनको समझ नहीं आ रही, हम तारीखी काम कर रहे हैं और ये उस तारीखी काम को सराहने की बजाय उसमें अपना सियासी गन डाल के उसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत के उस फैसले के बाद महंगाई बड़ी परेशानी हुई, वजीर आजम भी परेशान हुए, हुकूमत भी परेशान हुई। उसके लिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, ये फैसला किया गया कि महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, उसका भी मजाक उड़ाया गया। उससे जनाब स्पीकर इस खसारे को डील करने के लिए ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करना था। ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हुई। वो जो ग्रोथ की आप फिगर्स देते थकते नहीं है सुबह शाम, वो सस्टेनेबल ही नहीं था। 20 अरब डॉलर के खसारे में और 2300 अरब रुपए के आपके बजट के खसारे में। लिहाजा इस इकोनॉमिक रिफॉर्म, तारीखी रिफॉर्म को सियासत की नजर किया गया। लेकिन इस हुकूमत ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो अपोजिशन सुने कि वो 13% की महंगाई आज अल्लाह ताला के फजलो करम से सिंगल डिजिट पे आ गई है और वो 13% का सूद भी महंगाई को ठीक करने के बाद आज 8% हो गया। महंगाई भी कम हो गई, सूद भी कम हो गई। आज इन्वेस्टर ही खुश है और आज पाकिस्तान की मईशत उस बड़े गर्दाब से निकल चुकी है। अल्लाह का फजल है, ये काम कोई इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता था कि ये सारी चीजें ठीक हुई, सिर्फ हमारी सियासत कॉम्प्रोमाइज हुई। लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क की मफादात के सामने सियासत की हैसियत कोई नहीं है। तो आज मिसाके मईशत वाले जो उसको मजाके मईशत किया, कौम उनका हिसाब लेगी। दूसरा बड़ा कारनामा जनाब स्पीकर, वो बजट का खसारा था। यहां पे कमजोर मुल्क में अरबपति लोग जिनकी प्रॉपर्टीज का ना पाकिस्तान में और ना दुनिया में कोई हिसाब है, वो लोग इस मुल्क के खजाने को एक तय्युश के तौर पे शहनशाही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम गिलानी साहब अमेरिका जाते हैं तो 4,60,000 डॉलर खर्च करते हैं। जनाबे वजीर आजम नवाज शरीफ 2017 में जाते हैं, 7,60,000 डॉलर डिवोर्स में खर्च करके आते हैं। जनाबे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, उनकी भी मस्तियां देखें, 5,61,000 डॉलर खर्च करके आते हैं। और जनाब ख्वाजा साहब वजीर आजम पाकिस्तान 2019 में सिर्फ 68,000 रुपए, 68,000 डॉलर में वही दौरा करते हैं। इसके अलावा मैं मुख्तर करता हूं जनाब स्पीकर, इस अरसे में वजीर आजम हाउस के अखराजात को कर्टेल करते हैं। आज वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम हाउस के अखराजात को 33% से कम करके दिखाया और यह मैसेज दिया कि आज ऐसा वजीर आजम है जो 8-8 घर और 8-8 आपके कैंप ऑफिस नहीं रखता, अपने घर में रहता है। इससे आपके बजट का खसारा भी कम हुआ। एक कफायत शारी की मुहिम पूरे पाकिस्तान में फॉलो हुई। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान एक बेहतर हाथों में है। पाकिस्तान की मईशत। जी जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। तो जो एक कफायत शारी की मुहिम थी, उसके वाज़ेह फ़र्क आपको बजट के डॉक्यूमेंट्स में नज़र आए कि वज़ीर आज़म हाउस का ख़र्चा भी 33% कम हो गया और जो वज़ीर आज़म के दौरे थे जहां 7-7, 8-8 लाख डॉलर लगते थे वो 60,000 डॉलर में मुमकिन हुआ और वज़ीर आज़म ने उसमें वो रिजल्ट्स पाए जो शायद माजी में कभी मिसाल नहीं मिली। एक और मैं कौम को मुश्किल से आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमारे माजी की हुकूमतों ने कर्जे लिए,
आज हम तकरीबन 4000 से 5000 अरब तक के टैक्स का टारगेट रखते हैं और 4 से 5000 अरब के टैक्स में से जनाब स्पीकर 3000 अरब रुपया सिर्फ इनके उन कर्जों की सूद में जाता है जो इन्होंने माजी में लिए, और पता नहीं वो पाकिस्तानी कौम को उन कर्जों का कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आया। कौम के पास सिर्फ 2000 अरब है, जिसमें से 2800 हमने सूबों को भी देना है, आपके जो इदारे उन्होंने भी चलना है, डिफेंस का बजट भी उसी में से है। तो बताएं कि ये बताएं अपने तकरीरों में कि वो कर्जे कहाँ गए, आज पाकिस्तान का बजट बनाने वाले वो क्या कैसे मैनेज करें। लेकिन इसके बावजूद हमने एहसास प्रोग्राम में आपके इलाकों में, आपके हलकों में, बगैर किसी तफरीक और तकसीम के, बगैर किसी पार्टी एफिलिएशन के, हर इलाके में पाकिस्तान के तकरीबन 1,60,00,000 लोगों को 12-12 हज़ार जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया। मैं पूरे ईवान को बताना चाहता हूँ कि हल्के के लोग, हमारे हल्के के लोग और दीगर हल्कों के लोग पाकिस्तानी हुकूमत को सलाम पेश करते हैं कि पहली दफ़ा ये तारीखी काम हुआ। मैं एक और भी यहाँ पे मुख्तसर चुके करना, लोग इशारे कर रहे हैं तो मैं ख़त्म करता हूँ। एक और जनाब स्पीकर, इस इस्लामाबाद के सराउंडिंग में एक कश्मीर की तरफ जाती हुई एक सड़क थी जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग थी सियाला के पास, कऊटा के रास्ते में, वहाँ पे पुल नहीं था और बड़े अरसे से डिमांड थी। इस वफाकी हुकूमत ने 45 करोड़ में वो पुल बना के हल्के के लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। मैं अपने हल्के की तरफ से और कश्मीर वालों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी बात जनाब स्पीकर, मैंने आगा साहब की बातों का जवाब भी देना है 2 मिनट के लिए। एक और बात मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी हुकूमत से भी कि जिस तरह आप एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप मराद दे रहे हैं, ऐसी मराद को बड़ा वाजे करके आप उस सेक्टर को भी दें जो यहाँ से लेके आगे गिलगित बल्तिस्तान तक, केपी, हज़ारा और मरी के इलाकों में जो टूरिज़्म के लोग हैं वो बड़ा पिस गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, उनको मराद भी दी जाए और उनको एक सेक्टर डिक्लेयर किया जाए और वो सनत की तरह और एग्रीकल्चर की तरह वो सेक्टर डिक्लेयर हो ताकि करोड़ों इस इलाके में बसने वाले लोग अपना उनका रोज़ी रोज़गार वो ठीक हो। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे स्टील मिल की, तो काश आज तकरीर करने से पहले आप ये पढ़ के आते। ये स्टील मिल मुशर्रफ साहब के दौर में 10 अरब रुपए के मुनाफे में थी। आप आते हैं और आपकी हुकूमत अपने क्रोनीज को लगाती है, तो आप जब जाते हैं तो ये 200 अरब के खसारे में है। उसके बाद हमारे मईशत के चैंपियन नून लीग वाले आते हैं तो 260 अरब का खसारा डाल के इस मिल को 2015 में बंद कर देते हैं। आज उस मिल के लिए बड़े बड़े टसवे बहाने वाले और आंसू बहाने वाले उस वक्त कहाँ थे जब ये मिल डूब रही थी। हुकूमत इंशाल्लाह फी बंदे को 23 लाख रुपए दे के, उनको गोल्डन हैंडशेक दे के उनको ये करेगी और 9000 जो मुलाजमीन हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। आपको बड़ी परेशानी है कोविड की, तो मुझे तो लगता है सिंध में भुट्टो साहब के दौर से 71 से आपकी हुकूमत आ रही है, सिवाय 1-2 अदवार के हमेशा आपकी हुकूमत रही है। आज कोरोना की वबा सबसे बुरी तरह अगर किसी सूबे में मैनेज हो रही है तो वो सिंध में है। सिंध की आबादी जनाब स्पीकर 23-24% है। इस वक्त पंजाब की आबादी 51% है। पंजाब के मुकाबले में सिंध के केस हैं और वो केस इस वजह से हैं कि वहाँ का ना कोई हेल्थ का निज़ाम है, वो हुकूमत कन्फ्यूज है, वो लॉकडाउन के लिए इमरान खान साहब पे तनकीद करती है और ख़ुद को डिलीवर नहीं करती। ना आपका लॉकडाउन किसी को नज़र आया, ना आपका वो 8 अरब रुपया किसी को नज़र आया। मरकज़ी हुकूमत ने अगर लॉकडाउन भी किया है तो उस दौरान अपने लोगों को उनकी जो है वो खिदमत भी की है और उनको पैसे भी दिए हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और उम्मीद करता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून वाले अब इस बजट में से मजीद सियासत नहीं निकालेंगे, अच्छी तजावीज़ देंगे। बहुत शुक्रिया जी। ईवान की कार्रवाई बरोज़ मंगल 16 जून 2020 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।